हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। देखो, ये टॉपिक अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो ये टॉपिक हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन लगे एंड हो सकता है दैट आपको इसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आए। बट आपको बस मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको जो है वो समझते चलनी है चीज़ों को, एंड धीरे धीरे करके आप इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ लोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अगेन, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये थॉट प्रोसेस से लेकर के चल रहा हूँ एंड मैं ये सोच करके चल रहा हूँ दैट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। आई थिंक जो जितने भी स्कूल्स वगैरह एनसीईआरटी सिलेबस सीबीएसई को फॉलो करते हैं वहां पर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो 11th क्लास में मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड वगैरह से हो तो हो सकता है आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स ना पढ़ी हो, तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं तो आप जो है वो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे की तरफ जा सकते हो। हम लोगों के पास सबसे पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इसको। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बेसिकली आपके मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते रहना है, कब तक? 1 तक। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बेसिकली फैक्टोरियल कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। आपके कीबोर्ड में 1 के ऊपर जो भी लाइक सिंबल मेंशन्ड है वो हमारा फैक्टोरियल का सिंबल होता है। ठीक है, इसमें आपको जैसा मैंने बताया जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है उसको आपने जो है वो मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपको बोलूं 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल में आपको क्या करना है? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है आपको मेंशन करना है 5 से लेकर के 1 तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये आपका बेसिकली फैक्टोरियल का मीनिंग हो जाता है। ठीक है, तो 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 2 120। तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया, दैट इज 120। सिमिलरली अगर आप 6 फैक्टोरियल की बात करो तो ये क्या होता है? 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। ठीक है, ये आपका है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अगर आप करते हो तो ये आपका आ जाता है कितना? 720 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका जो फैक्टोरियल है, जो भी नंबर आप मेंशन करते हो उस नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाना है 1 तक, एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है दैट जीरो फैक्टोरियल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है नॉट डिफाइंड कह देते हैं, बिकॉज जीरो को अगर आप 1 तक मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही आता है अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से देखें तो। बट जीरो फैक्टोरियल का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो 1 होता है। ये चीज आपको समझनी है दैट जीरो फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड एंड जीरो फैक्टोरियल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बहुत सारे हमारे पास प्रूफ है, हम लोग इसको इंटीग्रल कैलकुलस काफी सारे मेथड है ये प्रूफ करने के दैट जीरो फैक्टोरियल जो है वो बनाता है। बट जो प्रूफ है हमारे सिलेबस के लिए जरूरी नहीं है, आपके एग्जामिनेशन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं लीव कर रहा हूं इसको। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो आप गूगल वगैरह पर सर्च करोगे तो इजीली आपको यूट्यूब में हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्रूफ किया गया है। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को समझना है दैट ये जो हम लोगों ने चीजों को मेंशन किया है फैक्टोरियल को, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। जैसे मैं 6 और 5 को ही अलग से ले लेता हूं। 6 फैक्टोरियल मैंने आपको क्या बोला था? 6 फैक्टोरियल होता है आपके पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। ऑन दी अदर हैंड मैंने आपको क्या बोला दैट जो 5 फैक्टोरियल होता है वो होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर आप इन दोनों फैक्टोरियल में जो मैंने स्प्लिट किया हुआ है इनको ध्यान से देखो तो आप ये देख सकते हो दैट 6 को छोड़ करके ये जो 5 वाला पार्ट है ना ये कॉमन है। करेक्ट, ये बिल्कुल सेम है, जो भी ऊपर हम लोगों को मेंशन किया गया है वही सेम हम लोगों को जो है वो नीचे की तरफ मेंशन किया गया है। सिमिलरली अगर मैं 4 फैक्टोरियल कह देता हूं तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? 4 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। एंड यहां पर आप ध्यान से देखो 5 फैक्टोरियल से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 4 वाला पार्ट जो है वो एकदम कॉमन है। करेक्ट, यहां तक का पार्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। इसका ये मतलब है दैट इसको मैं ऊपर जो आपको मेंशन दिखाई दे रहा होगा 6 फैक्टोरियल, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 3 2 1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? 5 फैक्टोरियल। करेक्ट, या फिर
अब ध्यान से देखो तो ये 4 तो यहाँ पर भी कॉमन है ना भाई, ये 4 3 2 1 वाला पार्ट तो यहाँ पर भी कॉमन है, यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। वाई? बिकॉज 4 3 2 1 को मैं 4 फैक्टोरियल भी जो है वो लिख सकता हूँ। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल को जो है वो मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको जनरलाइज करो तो आप किसी भी n फैक्टोरियल को जो है वो n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है वो मेंशन कर सकते हो। जनरली फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, अगर आपको यहाँ पर आप मेंशन कर लो, यहाँ पर आप बेसिकली मेंशन कर लो, अगर हमको कोई भी फैक्टोरियल गिवन है n फैक्टोरियल, तो इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो बेसिक तरीका होता है वो होता है n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को आप जो है वो n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्वेश्चन में नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जितना ज्यादा एक्सपेंड करके लिखना चाहो उतना ज्यादा एक्सपेंड करके आप जो है वो इस चीज को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्टोरियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इस चीज को और भी ज्यादा समझने के लिए, बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। आप मुझे सॉल्व करके बताओ 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब देखो, इसमें आप बैठ करके मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, ऐसे की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया आप उस तरीके को फॉलो करो। आप 6 फैक्टोरियल को देखो, नीचे 4 फैक्टोरियल है, इट मींस कि मैं 6 को 4 तक लिख सकता हूं, जैसे कि 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। एंड नीचे क्या क्या हमारे पास चीजें हैं, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ओके। एंड 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही होता है, तो 2 3s आर 6 होते हैं। एंड 5 इंटू 3 कितना हो जाता है भाई, 5 इंटू 3 15 इसका आंसर है। ठीक है, रेदर देन मल्टीप्लाइंग 6 1 तक एंड 4 को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल अगर आप मुझे बताओ तो ये क्या होता है भाई, ये होता है 10 9 8 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल। एंड नीचे अगर मैं इस 5 फैक्टोरियल को एज इट इज मेंशन कर देता हूं तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल जो है वो इजिली कैंसिल हो जाएगा। 10 9 8 7 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये समवेयर अराउंड 30240 आ जाता है, 30,240 रुपीज, ओके 40। ठीक है, ये आपका बेसिकली इस तरीके से कुछ फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को आपको जो है वो अप्रोच करना होता है। आई होप यहाँ तक की भी चीजें जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को ये चीज समझनी है दैट ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है ये बेसिकली फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग चीजों को काउंट करते हैं ना, उसी तरीके से काउंटिंग करने का एक टेक्निक है जिसको मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हम लोग जो है वो इजिली सॉल्व करते हैं। ओके, देखो किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से हमारे पास काउंटिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, देखो अगर मुझे लेट्स से स्कूल जाना है, ओके अज्यूम करो, एंड मुझे एक पेंसिल एंड एक इरेजर लेकर के जो है वो स्कूल जाना है। ठीक है, अब मैं शॉप में जाता हूं। ठीक है, अब मेरे पास 3 अलग अलग कंपनी की पेंसिल प्रेजेंट है। कंपनी ए, नटराज कह लो, एचपी कह लो, कुछ भी कह लो, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, 3 तरीके की पेंसिल अवेलेबल है। और इरेजर मेरे पास कितने तरीके की अवेलेबल है, इरेजर है मेरे पास लेट से 4 तरीके की, ए बी सी डी। मैं ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली नटराज वगैरह ये सब मेंशन करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ओके, अब मुझे एक पेंसिल एंड एक इरेजर लेना है। इस एंड वर्ड पे आप जो है वो जरूर से ध्यान दो, पेंसिल एंड इरेजर, इसको आप नॉर्मल एंड से मेंशन करो, एंड इरेजर। ठीक है, मेरे पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं भाई, टोटल मेरे पास पेंसिल है 3। इरेजर कितनी है मेरे पास, इरेजर है मेरे पास टोटल 4। तो मैं कितने तरीके से एक पेंसिल और एक इरेजर को पिक कर सकता हूं ये आपको जो है वो समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शॉपकीपर को बोलता हूं दैट आप मुझे
पेंसिल ए दे दो और इरेजर भी जो है वो ए दे दो। तो मेरे पास पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया भाई, मैं ए पेंसिल के साथ ए इरेजर को पिक कर रहा हूं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया भाई, ए पेंसिल के साथ मैं बी को पिक कर रहा हूं, ए पेंसिल के साथ बी इरेजर को मैं पिक कर रहा हूं। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ए पेंसिल के साथ मैं सी इरेजर को ले रहा हूं। एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बन जाती है मेरे पास, दैट मैं ए पेंसिल के साथ डी इरेजर को पिक करता हूं। ये मेरे पास 4 पॉसिबल ऑप्शंस बन जाते हैं ए अगर मैं पेंसिल लेता हूं वैसे केस में। सिमिलरली मेरे पास बी के साथ भी सेम ऑप्शंस बनेंगे, मैं बी पेंसिल को ए इरेजर के साथ ले सकता हूं, बी ए बी 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 सी बी एंड डी, करेक्ट। सिमिलरली सी के साथ ऑप्शंस बनेंगे, सी ए सी बी सी सी एंड सी डी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं भाई, 3 6 9 एंड 12। टोटल मेरे पास जो है वो 12 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, जिस वेज में मैं एक पेंसिल और एक इरेजर को जो है वो ले सकता हूं। ठीक है, आई होप ये चीज जो है वो आप समझ चुके हो अच्छे तरीके से। बट अगर मेरे पास ऑप्शन होता दैट या तो मैं एक पेंसिल लेकर के जा सकता हूं या तो मैं एक इरेजर लेकर के जा सकता हूं, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होते भाई, या तो मैं 3 पेंसिल लेकर मतलब टोटल एक पेंसिल लेकर के जाता, या तो फिर मैं एक इरेजर लेकर के जाता। तो ऐसे केस में या तो मैं 3 पेंसिल लेकर के जाता या फिर मैं 4 इरेजर में से कोई एक सेलेक्ट करता। तो और के केस में हमारे पास जो काउंटिंग आ रही है वो कुछ 7 के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, हम लोग जो है वो टोटल 7 तरीकों से 7 अलग अलग वेज हैं हमारे पास जिसमें हम लोग 1 पेंसिल और 1 इरेजर लेकर के जा सकते थे। ये इंग्लिश वाला और है, ठीक है, ओके। तो यही बेसिकली आपके फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल होता है, जहां पर आप कितने डिफरेंट वेज में चीजों को अरेंज कर सकते हो। यही हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक कोर कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो क्वेश्चंस को बेसिकली आप जो है वो, जो मैंने अभी आपको 12 पॉसिबिलिटीज लिख करके दिखाई, इस तरीके से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूले को भी यूज करके जो है वो सॉल्व कर सकते हो। बट फॉर्मूले को यूज करने से पहले आपको ये मैकेनिज्म समझना पड़ेगा दैट एग्जैक्टली फॉर्मूला वर्क क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। बिकॉज जब तक आप इस बेस को नहीं समझोगे, इस कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक आपको जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा हमेशा दैट मैं फॉर्मूला कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, क्यों अप्लाई करूं एंड क्या रिजल्ट देगा, ये सब आपके जो है वो माइंड में आता रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस को समझना है, दैट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो सिंपल सी चीज है, आप एक बेसिक सा एग्जांपल अज्यूम करो। आपके पास लेट्स से एक ब्रीफ केस है, ठीक है, उसमें जो है वो लॉक लगा हुआ है, ओके। अब आप उस लॉक का पासवर्ड जो है वो भूल चुके हो जस्ट इन केस, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, लेट्स से हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल रखते हैं। हमारे पास कुछ 3 डिजिट, आपने वो लॉक देखा होगा जहां पर सूटकेस में जो नॉर्मली लॉक लगा रहता है, नंबर लॉक होता है, जहां पर आपको जो है वो 3 डिजिट का लेट्स से हमारे पास लॉक है एंड इसमें आपको 3 डिजिट्स में जो है वो पासवर्ड एंटर करना होता है। ठीक है, ये नंबर जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 10 11 12, नॉट 10 बिकॉज ऑब्वियसली 3 डिजिट्स है, तो 4 5 6 इस तरीके से कुछ भी जो है वो आपके नंबर जो है वो एंटर करने रहते हैं। अब आप ये नंबर जो है वो आप हॉलीडे पे जाते हो, डेस्टिनेशन पे जाते हो एंड भूल जाते हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या है भाई, आप 000 टाइप करोगे पहले तो, ठीक है। एक एक करके आप जो है वो चेक करना स्टार्ट करते हो दैट कहां पर बेसिकली आपका लॉक जो है वो ओपन होता है। फिर आप 001 टाइप करोगे, ये भी आपके नॉर्मल फंडामेंटल काउंटिंग के प्रिंसिपल्स ही हैं। 002 जो है वो एंटर करोगे, 003 एंटर करोगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, एक टाइम पर आप जो है वो 11123 पे पहुंच जाओगे, एक टाइम पे आप 321 पे पहुंच जाओगे। इसी तरीके से आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा 999, लेट से आपको जो है वो जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बीच में ही कहीं पे आपका पासवर्ड मिल गया। तो इस तरीके से आप एक एक करके अपने पासवर्ड को जो है वो सर्च करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो टोटल आपको कितने ट्राइज लगेंगे भाई, आपको हो सकता है 1000 ट्राइज लग जाए, बिकॉज आप 000 को भी काउंट कर रहे हो, तो आपको 1000 ट्राइज आपको जो है वो लग गए। 1000 मतलब ट्राइज इतना बार ट्राई करोगे तब जाकर के आपको जो है वो, मतलब उससे पहले भी मिल सकता है, ऑप्शन है, बट इतने आपको जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज प्रेजेंट है। बट लेट्स से अपने घर पे अपनी मॉम को कॉल किया
ठीक है, एंड बोला दैट ऐसे ऐसे कुछ केस हो गया एंड मुझे याद नहीं है दैट एग्जैक्टली हमारा पासवर्ड क्या था। अब तुम्हारी मॉम को भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मॉम को भी पासवर्ड याद नहीं है, उन्होंने बोला दैट मुझे एग्जैक्टली पासवर्ड तो याद नहीं है, बट मुझे ये पता है कहीं एक पर 3 था, किसी एक जगह पर 2 था एंड किसी एक जगह पर 1 था। अब आप देखो, अब आपका काम कितना ज्यादा आसान हो गया, आपको ये 1000 ट्राइज तक जाने की जरूरत नहीं है। इस 3 1 2 में से ही बेसिकली आपको पिक करना है, या तो आप 1 2 3 पिक कर लोगे, 1 3 2 पिक कर लोगे, या तो फिर आप 2 1 3 कर लोगे, 2 3 1 कर लोगे, या फिर आप 3 1 2 एंड 3 2 1। इतने ट्राइज में ही बेसिकली आपने सारे ऑप्शंस जो है वो यूज कर दिए एंड इनमें से ही कोई एक आपका पासवर्ड होगा। तो आप ध्यान से देखो, आपको केवल 6 ट्राइज में ही आपको आपका जो है वो पासवर्ड इजिली पता चल चुका है। ओके, तो यहाँ पर 1000 ट्राइज थे, अब हमारा ट्राइज जो है वो कितने हो गए भाई, 6 ट्राइज प्रेजेंट हो गए। ओके, ये मैं बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो, अब यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ये तो चलो ठीक है मैं समझ गया, बट इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या रोल है। देखो, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखता हूं ध्यान से, तो डिजिट्स सेम है, 1 2 3 1 3 2, ये दोनों में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, बट इनकी वैल्यू अलग हो गई। करेक्ट, इनका जो मीनिंग है वो अलग हो गया। तो इसमें इन टाइप के क्वेश्चन में जहां पर अलग अलग वेज में लेने के बावजूद भी आपका मीनिंग जो है वो चेंज हो जा रहा है, उसमें हम लोग जो है वो परम्यूटेशन के कैटेगरी में आता है। उसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, दैट अगर आप चीजों को चेंज भी करते हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एक क्लास है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ फॉर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब क्लास में सीआर की क्लास रिप्रेजेंटेटिव के सिलेक्शन की बारी आती है, तो टीचर ने बोला दैट मुझे एक बॉय एंड एक गर्ल का नाम चाहिए। ठीक है, तो बॉय में फॉर एग्जांपल अमर आ जाता है एंड गर्ल में लेट्स से कोई भी गर्ल का नाम ले लो, पूजा आ जाती है। इन दोनों को जो है वो टीचर ने सेलेक्ट किया। अब अमर पूजा को सेलेक्ट करने की बजाय टीचर अगर पूजा अमर को सेलेक्ट करे तो कोई डिफरेंस आ रहा है? आप दोनों को देखो, मैंने क्या किया, पूजा को पहले लिख दिया है, अमर को बाद में लिखा है, क्या कोई डिफरेंस आया? नहीं। अगर आप टीचर को कहोगे जाकर के दैट टीचर आप अमर पूजा को सेलेक्ट करने की बजाय पूजा और अमर को सेलेक्ट करो, तो वो कहेंगे क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, दोनों का तो मीनिंग सेम ही है। बट यहां पर हमने 2 की जगह पे 3 लिख दिया एंड 3 की जगह पर 2 लिख दिया, तो आप देख रहे हो दोनों का मीनिंग ही चेंज हो गया। तो जब मीनिंग चेंज हो जाता है तो आपको परम्यूटेशन लगाना होता है, जब मीनिंग चेंज नहीं होता है वैसे केसेस में आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। जनरली नंबर्स के केस में आप जब नंबर्स का डिजिट चेंज करते हो तो वो चेंज हो ही जाता है नंबर, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एंड नेम के केस में जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा हर बार नहीं है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है दैट जब नेम के क्वेश्चन हो रहे होते हैं ना तो ज्यादातर नेम वाले क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं। करेक्ट, मतलब अगर मुझे 40 स्टूडेंट्स की क्लास में से लेट्स से 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो वो 2 स्टूडेंट्स अमर पूजा हो या पूजा अमर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं डायरेक्टली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, एंड अगर हम लोगों का कुछ जैसे मैंने ट्राइज बताया दैट इन टोटल लेट्स से हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स थे, उन 9 नंबर्स में से हमारे पास अगर हम लोगों को सेलेक्ट करना था तो यहाँ पर हम लोग केवल एक नंबर पुट कर सकते हैं, जिसका कि अगर मैं दूसरी जगह पर पुट करूँ तो पूरी वैल्यू ही चेंज हो जा रही है, मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ऐसे केस में मैं परम्यूटेशन का जो है वो फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है भाई, आई होप ये चीज जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो दैट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है एंड इसको हम लोगों को किस तरीके से यूज करना होता है। ओके, अब गोइंग फॉरवर्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, बट क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको इनका फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगेन मैं आपको याद दिला दूं परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है। परम्यूटेशन में जहां पर आपका डिजिट्स को चेंज करने की वजह से आपका पूरा वैल्यू चेंज हो जा रहा है, उसको हम लोग परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन में आपका आता है NPR, ये आपका फॉर्मूला है NPR। ठीक है, NPR का मीनिंग हो जाए, अब इसको आप मेंशन कैसे करते हो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। जैसा मैंने आपको बताया फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ये क्या है, ये आपका परम्यूटेशन है, ये आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड
एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है इसमें आप मेंशन कर लेना। एन जो है वो क्या होता है, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ कलेक्शन, ठीक है। एंड आर क्या होता है इसमें, आर जो है वो होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन that are selected, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन दैट आर सेलेक्टेड, मतलब जो हम लोगों ने 3 डिजिट्स वाले अपने पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की थी, ठीक है। पहले केस में हम लोग पहले वाले गैप में कितने नंबर्स को पुट कर सकते थे भाई, पहले वाले नंबर में हमारे पास 0 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, मतलब टोटल 10 डिजिट्स थे। 10 हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लोग जा सकते थे। दूसरे वाले बॉक्स में भी हम लोग जो है वो 10 डिजिट्स को रख सकते थे, एंड तीसरे वाले बॉक्स में भी हम लोग 10 डिजिट्स को रख सकते थे। तो अब आप ये चीज याद करो, हम लोगों ने पेंसिल एंड इरेजर वाले केस में क्या बोला था, दैट ये तीनों जो है वो अगर हम लोगों को यूज करने हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 1000 तरीके से हम लोग जो है वो 1000 ट्राइज हम लोगों को लग जाएंगे सही पासवर्ड तक पहुंचने की। अज्यूम करके चल रहा हूं दैट 999 ही आपका पासवर्ड था, ऐसा मत अज्यूम करो। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो आपको आपके सूटकेस का राइट पासवर्ड बताने में हेल्प नहीं करेगा, ये बेसिकली ये बताने में हेल्प करेगा दैट आपको कोई भी काम करने के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज चाहिए होंगे, या फिर कितने तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो, क्या डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस बन करके आएंगे इस तरीके से। तो ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ काउंटिंग से यूज कर लिया, दैट इजिली हम लोगों ने 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस चीज को जो है ना, आप जब क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तब आप देखोगे दैट ये जो हम लोगों ने नॉर्मली लिख करके काउंट किया ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ने लगेगा, फॉर्मूला इजी आने लगेगा आपको। तो फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, एनपीआर कहता है फॉर्मूला, यानी कि पहले बॉक्स के लिए, इस पहले वाले बॉक्स के लिए एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइज कितने प्रेजेंट है पहले बॉक्स के लिए, 10 बॉक्सेस मेरे पास 10 ट्राइज प्रेजेंट है। पी आर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन दैट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन दैट आर सेलेक्टेड, कितने चीज को हम लोगों को कितने चीज को सेलेक्ट करना है, ऑब्वियसली एक को ही सेलेक्ट करना है भाई। आप इस पर्टिकुलर एक बॉक्स में 10 ऑप्शन है आपके पास, एंड उस 10 ऑप्शन में से आप एक ही ऑप्शन को पुट करोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले बॉक्स में आपने 2 और 3 दोनों को रख दिया, ऐसा नहीं है ना। तो 10 में से आपको एक सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये एंड का केस है। सेकंड बॉक्स में भी सेम कहानी चल रही होगी, 10 ऑप्शन हैं आपके पास बट आपको यूज तो एक ही करना है, मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वाले में भी सेम केस है, 10 ऑप्शन है बट आपको यूज तो एक ही करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, जो मैंने आपको किया था n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल के वे में मैं जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो है वो आपका 9 फैक्टोरियल हर जगह पर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद 10 10 10 यानी कि 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यू मस्ट बी थिंकिंग दैट सर यहाँ पे तो आपको जो है वो एक लाइन में आंसर आ गया, बट यहाँ पर आपको जो है वो मल्टीपल स्टेप्स करने लगे और एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला भी मुझे याद रखना पड़ेगा। तो आप ये समझो ये तो बहुत ही बेसिक सा केस था। जब आपके क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होने लगेंगे ना, जैसा मैंने बताया, अगर आपके क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज की जाए आगे जो कि हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, तब आपका परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला जो है वो ज्यादा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करके देगा रेदर देन आप इस नॉर्मल काउंटिंग मेथड से जाओगे तो, ठीक है। चलो भाई, अब आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले में ही जो है वो आप सेलेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो दैट ये परम्यूटेशन ये जो फॉर्मूला है वो कितना इजी जा रहा है। देखो ये तो आई होप आपको जो है वो तरीका समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को समझ लेते हैं, एंड क्या चीज किस तरीके से मेंशन होती है वो हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जहां पर उनके ऑर्डर को चेंज करने की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला क्या बनता है भाई, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपका बनता है NCR। अब C का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन,
इसका फॉर्मूला जो है वो आप एक्सपेंड करोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका कब लगता है? ये आपके कॉम्बिनेशन में लगता है। अब क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है या फिर परम्यूटेशन का है, ये कैसे पता चलेगा? मैंने अभी आपको जो ये छोटा सा एग्जांपल दिया है अमर पूजा पूजा अमर वाला, ये चीज आपको थोड़ा सा लॉजिकल होकर के सोचना पड़ेगा दैट क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशन का है या फिर कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब देखो, यहां पर अगर आप इस पर्टिकुलर टाइप में देखो तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अगेन हमारे पास सब चीजें जो है वो सेम आ रही हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, इसमें भी जो आपका n होता है ना, वो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ कलेक्शन कह लो, सेट भी बेसिकली एक तरीके का कलेक्शन ही होता है ना, इन अ सेट कह लो, इन अ सेट। एंड r जो होता है वो नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट होता है, नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा दैट फॉर्मूले को यूज करना क्यों हमारे लिए ज्यादा इजी है। अगेन मैं वही बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास में लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इन 40 स्टूडेंट्स में से आपको एक बॉय एंड एक गर्ल का ग्रुप चाहिए, एक बॉय एंड एक गर्ल का आपको सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव लेना है, यानी कि 2 स्टूडेंट्स आपको लेने हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बॉय गर्ल का आप केस हटा दो, बिकॉज ऐसे केस में 40 बॉयज 40 स्टूडेंट्स में से कितने बॉयज हैं उनमें से आपको एक बॉय लेना है, एंड 40 स्टूडेंट्स में से कितने गर्ल हैं उनमें से आपको एक लेना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अभी स्टार्टिंग लेवल के लिए, बेसिक्स के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं दैट ये 40 के 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका जेंडर हटा दो। अभी हम लोगों को 40 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट चाहिए, आप ऐसा ही समझो। गर्ल बॉय का कॉन्सेप्ट हटा दो, बिकॉज गर्ल बॉय का कॉन्सेप्ट रखूंगा तो हम लोगों को पता एग्जैक्टली होना चाहिए दैट कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, उनमें से कितने गर्ल्स चाहिए, ये सब तो उनको जाने दो। 40 स्टूडेंट्स में से आपको 2 स्टूडेंट लेना है। अगर आप इसको बेसिक फंडामेंटल काउंटिंग से जाओगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा ये चीज फाइंड आउट करने में दैट कितने टोटल ऑप्शंस प्रेजेंट हैं जिसमें मैं 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता हूं 40 स्टूडेंट में से। बिकॉज अगर मैंने ए और बी को सेलेक्ट कर लिया है तो मैं बी और ए को वापस से सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया अमर पूजा वाले एग्जांपल में कोई स्टूडेंट ए है कोई स्टूडेंट बी है, उसका सेम मतलब है दैट आप बी और ए को पहले सेलेक्ट बी को करते हो ए को करते हो, दोनों की बात जो है वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला जो है वो अगर आप यूज करोगे तब आप ज्यादा इजीली पहुंच पाओगे। कैसे? देखो टोटल एनसीआर, देखो एनसीआर हमारे पास एन क्या है, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, कितने को सेलेक्ट करना है भाई? 2 को सेलेक्ट करना है। फॉर्मूले में बिठाओ 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 40 माइनस 2 फैक्टोरियल। करेक्ट, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 38 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हो 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 38 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल कहाँ गया भाई? कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। 2 का फैक्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? 2 इंटू 1 होता है, जो कि 2 के इक्वल ही होता है। तो 38 जो है वो कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 20, एंड जब आप 39 को मल्टीप्लाई करते हो 780। ठीक है, तो 780 डिफरेंट ऑप्शंस हमारे टीचर के पास प्रेजेंट हैं, जहां पर वो एक मतलब 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो आपने देखा दैट ये अगर हम लोग 780 तक नॉर्मली काउंट करने जाते तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा दैट कितना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था ये। बट हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को यूज करके इजिली पता कर लिया दैट किस तरीके से हम लोग जो है वो आगे चल करके इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इस तरीके से आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है, एंड आई होप आपको अब फॉर्मूला जो है वो अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर आप एक बार फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी चीजों को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एंड फॉर्मूले से भी जो है वो चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ताकि आपका जो है वो बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो मेन आपका कोर है ना वो डेवलप होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। अब देखो
क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है जो इजी मैंने लिया है, इन हाउ मेनी वेज अ 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ रिपीटिशन इज अलाउड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सबसे पहले तो भाई दैट ये रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करो। रिपीटिशन का मतलब है दैट एक नंबर को आप 2 या 2 से ज्यादा बार लिख रहे हो। नॉन रिपीटिशन का मतलब है जो नंबर एक बार आ गया वो आ गया, दोबारा वो नहीं आएगा। ओके, अब देखो हम लोगों को टोटली क्या करना है, हम लोगों को 3 डिजिट नंबर सेलेक्ट करना है, मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो 1 2 3 डिजिट नंबर होगा, मैंने 3 ब्लैंक डाल दिए हैं, ठीक है। अब मुझे डिजिट्स कौन से यूज करने हैं भाई, 1 2 3 4 5, केवल मुझे ये 5 डिजिट्स ही यूज करने हैं। तो अब देखो इस वाले पर्टिकुलर ब्लैंक में कितने नंबर्स आ सकते हैं, यहां पर 1 आ सकता है भाई, यहां पे 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। मतलब कितने तरीके से ये पोजीशन फिल हो सकती है भाई, ये पोजीशन जो है वो 5 तरीके से फिल हो सकती है। बात को समझे कि नहीं समझे? ओके, अब ये इस वाले में कितने नंबर्स आ सकते हैं भाई, अगर जो नंबर इसमें आपने फिल कर दिया ना वो सेम नंबर आप इसमें भी फिल कर सकते हो। तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 पांचों नंबर आ सकते हैं। तो आपका यहां पर भी टोटल 5 तरीके हैं जिससे ये वाला ब्लैंक भी फिल हो सकता है। सिमिलरली ये थर्ड स्पेस में भी 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है, मतलब टोटल 5 तरीके आ सकते हैं। ओके, अब ये कौन सा केस है भाई, ये एंड वाला केस है। क्यों? क्योंकि ये और वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले प्लेस में 5 होने चाहिए एंड सेकंड में भी 5 होने चाहिए एंड थर्ड में भी 5 वेज हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 ऐसे नंबर्स हम लोग बना सकते हैं 3 डिजिट के, जिसमें कि 1 2 3 4 5 आ रहे हो। एक नंबर हमारा 555 भी होगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, एक नंबर मेरा 111 भी होगा, एक नंबर मेरा 1 2 3 होगा, एक नंबर मेरा 441 हो सकता है, एक मेरा 222 हो सकता है। इस तरीके से आपके 125 तरीके के 125 टाइप्स के नंबर जो हैं वो बन सकते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला केस जब आपका रिपीटिशन अलाउड है। अब जो हमारा सेकंड केस है इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, 1 2 3। अब देखो यहां पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 5 नंबर आ सकते हैं, राइट। बट अब इस केस में थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाएगी। अब भाई इनमें से कोई एक नंबर जो मैंने यहां पर फिट कर दिया है वो नंबर इसमें नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब सेकंड पार्ट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मतलब मान लो कि अगर मुझे लास्ट प्लेस में मैंने 1 डाल दिया है ना तो इसमें 1 नहीं आएगा, लास्ट प्लेस में 2 डाला है तो इसमें 2 नहीं आ सकता, 3 डाला है तो इसमें 3 नहीं आ सकता। तो इसी वजह से 1 2 3 4 5 में से जो भी नंबर हमारे लास्ट डिजिट में डल चुका है वो नंबर यहां पर अब नहीं रहेगा। तो यहां पर मुझे केवल और केवल 4 नंबर बचे रह जाएंगे जो मैं यहां पर डाल सकता हूं। सिमिलरली अब जो लास्ट वाला ब्लैंक है ना उसके लिए केवल 3 नंबर बचे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बचे हुए 2 नंबर तो मैंने इधर डाल दिए होंगे, राइट। तो अब मेरे पास कितने वेज बच गए, 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि आपके बच गए 60 वेज। मतलब 125 एंड 60 जो है आपका राइट आंसर है। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ा है तो ये आपके लिए एकदम लाइक ब्रेड एंड बटर होगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ दैट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है बिकॉज इसमें काफी ज्यादा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम दोगे एंड थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप इजिली इसको सॉल्व कर लोगे। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ये। ओके, अब चलो भाई हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं दैट अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 0 इफ रिपीटिशन इज अलाउड एंड बी रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड थोड़ा सा ट्रिकी है। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी दैट अब हम लोगों का ना एक नंबर जो एक्स्ट्रा यहां पर आ रहा है 0, ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो चेंज करके रख देगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 डिजिट नंबर है ये 1 2 3, राइट। अगर आपने यहां पर 0 डाल दिया तो ये केवल और केवल 2 डिजिट नंबर रह जाएगा। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब ये दैट हमारा इनिशियल में स्टार्टिंग में 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन लग गई है दैट स्टार्टिंग में 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो हमारा जो नंबर है वो 2 डिजिट रह जाएगा, 3 डिजिट नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसे केसेस में जब आपके कंडीशन लग जाते हैं ना तब आपको
एकदम यहां से आपको याद होगा मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, बट अब जब कंडीशन लग गई है तो जिस प्लेस पे कंडीशन लगी है आप उस प्लेस से सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहां पर कंडीशन लगी है, टोटल कितने नंबर बचे अब मेरे पास 1 2 3 4 5, जीरो तो मैं डाल नहीं सकता, तो यहां पर मैं 5 नंबर्स जो है वो बिठा सकता हूं। यहां पर कितने नंबर्स बिठा सकता हूं, यहां पर भी मैं 5 नंबर बिठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मान लो भाई, मान लो 1 2 3 4 5 में से इस जगह पर मैंने 2 को बिठा दिया, ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या क्या बिठा सकता हूं, 1 बिठा सकता हूं, 2 नहीं बिठा सकता, क्योंकि चलो ठीक है रिपीटिशन अलाउड है, तो हम लोग एक काम करते हैं, रिपीटिशन अलाउड है ना, तो हम लोग, मैंने गलती से आपको नॉन रिपीटिशन अलाउड वाला क्वेश्चन समझा दिया, बट चलो ठीक है वो अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहां पर आप समझे, 0 नहीं डाल सकता मैं, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी डाल सकता हूं। सेकंड प्लेस पर मैं 0 भी डाल सकता हूं, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी डाल सकता हूं, तो इसके लिए 6 पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली यहां पर भी 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी डाल सकता हूं, तो 6 पॉसिबिलिटीज है। तो 6 इंटू 5 यानी कि 180 आपके टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल आपके बनेंगे डिजिट्स, जो कि आप यहां पर डाल सकते हो। अब अगर मैं बी की बात करूं जहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहां पर देखो कितने डल सकते हैं भाई, यहां पर डलेगा 1 2 3 4 5, 0 नहीं डलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 डला तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। यहां पर 0 डल सकता है, यस बिल्कुल यहां पर डल सकता है। अब यहां पर वो नंबर नहीं डलेगा जो इधर ऑलरेडी डल चुका हो। मान लो भाई इधर मैंने 2 डाल दिया, ठीक है, तो यहां पर 1 डलेगा, 2 नहीं डलेगा, 3 4 5, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 तरीके से मैं नंबर्स को फिल कर सकता हूं। यहां कितने हुए 1 2 3 4 5, यहां पर भी मैं 5 तरीकों से नंबर को फिल कर सकता हूं, ठीक है। अब मान लो यहां पर मैंने 2 डाल दिया, यहां पर 1 डाल दिया, तो इधर क्या क्या बचा, 0 बचा। 1 तो डाल दिया तो 1 तो आएगा नहीं, 2 भी डाल दिया तो 2 भी आएगा नहीं, 3 4 5, ये मैंने माना है, आप ऐसा मत सोचने लग जाना दैट 1 को मैंने क्यों इधर डाला है, ये मैंने अज्यूम किया। आप 1 की जगह कुछ भी डाल लो भाई, 3 डाल लो, 4 डाल दो, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां पर कितने बचे 1 2 3 4, 4 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो टोटल 5 5 जा 25 एंड 25 4s आर 100, तो आपके जो टोटल आंसर होगा वो 180 एंड 400 होगा, जो कि हमारा 180 एंड 100 दैट इज सी ऑप्शन। ओके भाई, समझे कि नहीं समझे? तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं, बस हमारे फंडामेंटल बेसिस ऑफ काउंटिंग पे ही जो हम लोगों को बस चीजें कैलकुलेट करनी होती है उसी बेस में है ये। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है दैट आपको ये चीज समझ करके रखनी है दैट आपको टोटल 3 डिजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3, ठीक है। डिजिट्स कौन कौन से आपके पास, 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 5 है, ठीक है। ऑड नंबर को क्रिएट करने के लिए मेरे को या तो 1 रखना पड़ेगा लास्ट में, या तो 3 रखना पड़ेगा, या तो 5 रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मेरे पास यहां पर क्या क्या डिजिट्स हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। मतलब कितने अरेंजमेंट, कितने तरीके से मैं यहां पर फिल कर सकता हूं प्लेसेस, 3 तरीके से फिल कर सकता हूं। ओके, यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें से मैंने एक डिजिट तो जो है वो लास्ट वाले में डाल दिया है, तो अब यहां पर मेरे पास कितने नंबर बचे 1 2 3 4, मान लो 5 को मैंने पहले डाल दिया था तो ये अब नहीं बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 तरीके। एंड सिमिलरली अब क्योंकि मान लो चलो 4 को भी मैंने हटा दिया तो 1 2 3 यहां पर आपका 3 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। भाई बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो एक नंबर कोई सा भी वो नंबर हो सकता है, जब वो हटेगा तो मेरा टोटल नंबर जो है वो 1 से कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 3 इंटू 4 इंटू 3 एंड 12 3s आर 36, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट 1 2 3 4 5 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। बहुत ही सिंपल है, अगेन आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। नंबर्स यूज करने हैं 1 2 3 4 5। अब आपको इवन बनाना है, तो इवन के लिए आपके लास्ट में या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। तो कितने तरीके हैं भाई, 2 तरीके हैं। अब मान लो मैंने कोई एक नंबर डाल दिया, मान लो 2 डाल दिया, तो 1 2 3 4, अब मेरे पास केवल 4 नंबर बचे। अब भाई मान लो यहां पर भी मैंने 1 डाला था, चलो मान लिया, तो 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 24, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट 0 1 2 3 4 5। अब देखो ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहां पर आपको 0 को फर्स्ट प्लेस पर भी यूज नहीं करना है एंड 1 3 5 को लास्ट प्लेस पर भी यूज नहीं करना है, ठीक है भाई। बात को समझे कि नहीं समझे आप?
अब देखो ऐसे में बेसिकली आपके दो केसेस बनते हैं। पहला केस तब बनेगा जब आप जीरो को जो है वो लास्ट में फिक्स कर दो, 3 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3, ये केस 1 है। केस 1 आप यहां पर जीरो को फिक्स कर दो, ठीक है। यहां पर दैट हम लोगों ने मान लिया दैट भाई यहां पर तो जीरो ही आना है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। ओके, अब यहां पर लाने के लिए कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर जो है वो यहां पर आ सकते हैं। सिमिलरली यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो यहां पर 4 नंबर आएंगे। अब इसको 5 4 इंटू 0 करके 0 मत कर देना, 0 आएगा मतलब कि यहां पर केवल और केवल एक ही तरीका है नंबर को फिल करने का, जो कि है 0, राइट। तो 4 इंटू 5 इंटू 1 ये आपका आ जाएगा 20। मतलब 20 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं तब जब 0 हम लोगों ने लास्ट में फिक्स कर दिया। ओके, अब भाई मान लो मैंने 0 जो है वो फिक्स नहीं किया है, तो केस 2 क्या बनता है आपके पास, केस 2 आपका बनता है 1 2 3। अब देखो यहां पर मैंने 0 को फिक्स नहीं किया है, तो यहां पर क्या क्या आ सकता है भाई, यहां पर आ सकता है 2 आ सकता है, यहां पर 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता है भाई। तो यहां पर टोटल कितने तरीके हैं, यहां पर 2 ही तरीके हैं। ओके, यहां पर कितने तरीके बचेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 दैट इज 5 एंड 4, ठीक है। यहां पर 4 तरीके बचेंगे। क्यों बचेंगे 4 तरीके, मैंने आपको बताया था दैट जब भी आपकी कंडीशन लगे ना, तो जिस प्लेस पर कंडीशन लग रही है आप उस प्लेस से स्टार्ट करोगे। तो यहां पर मैंने एक कंडीशन बैठा दी दैट भाई यहां पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो 2 तरीके यहां पर हो गए। 0 हो सकता है, उसके केस मैंने काउंट कर लिए हैं। ओके, अब दूसरी कंडीशन मेरी यहां लग रही है इस वाले प्लेस पे दैट यहां पर मुझे 0 नहीं लाना है। अगर 0 आ गया तब तो भाई हो गया, ये तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए, तो 0 मैं काउंट नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5, 5 तरीके होते हैं इसमें, बट अब क्योंकि मैंने एक तरीका इधर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो यहां पर अब बस 4 तरीके बचे हैं, ठीक है। अब बीच वाले पोजीशन में होते कितने, 1 2 3 4 5 6, वैसे तो 6 तरीके थे, बट एक इसने यहां पर यूज कर लिया नंबर एंड एक नंबर इसने यहां पर यूज कर लिया, तो इसलिए इसके पास अब बस केवल 4 ही तरीके बचे जिससे कि वो मिडल पोर्शन को फिल कर सकता है। अगेन से मैं आपको बता दूं, अगर आप मिडल पोर्शन को पहले फिल करने की कोशिश करते तो चांसेस थे कि आप गलत कर जाते, राइट। आप यहां पर 5 डाल देते बिना कुछ लाइक सोचे हुए, तो इसलिए आपको वहां से यूज करना है जहां पर कंडीशन दी हुई है। मुझे कंडीशन पहली तो ये थी कि वो नंबर इवन होना चाहिए, तो मैंने इसको फिल किया। दूसरा कंडीशन था कि भाई स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको फिल किया। लास्ट में जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी वो फिल किया। तो अब 4 4 जा 16 2 जा 32 वेज ऐसे हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 20 प्लस 32 यानी कि 52 वेज हैं, जिसमें कि आप 0 1 2 3 4 5 को यूज करके एक 3 डिजिट इवन नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, इजी था क्वेश्चन, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ग्रेटर देन 5000 नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द डिजिट 4 5 7 9 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। इसका क्या मतलब है, दैट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, तो अब देखो हम लोगों को 5000 से बड़े नंबर यूज क्रिएट करने, मतलब 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4। अब नंबर जो है वो 5000 से बड़ा कब होगा, जब हमारा स्टार्टिंग नंबर जो है वो या तो 5 हो या तो 7 हो या तो 9 हो। ठीक है, कंडीशन पहले नंबर पे लग रही है तो मैंने पहले से स्टार्ट कर लिया। कितने इसमें हम लोगों के पॉसिबिलिटीज हैं, तो 3 नंबर हैं, तो 3 तरीके से इसको आप फिल कर सकते हो। अब देखो अगले वाले पोर्शन को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 तरीके से, बट एक तरीका इधर यूज हो चुका है, एक नंबर इधर यूज हो चुका है, तो बचा कितना, 3। अगेन अब यहां पर देखो कितना यूज कर सकते थे भाई, 4 यूज कर सकते थे, 4 यूज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बट एक यहां पर यूज हो गया एंड एक यहां पर यूज हो गया, तो इसके लिए कितने बचे भाई, इस वाले पोजीशन के लिए केवल और केवल 2 तरीके बचे, एंड अगेन सिमिलरली इसके लिए एक पोजीशन बचा। ओके, तो आप करोगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट कम्स आउट टू बी 18। ठीक है, 18। ओके, आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको ध्यान रखना है दैट कौन सा पोजीशन क्यों आपको फिक्स रखना है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7। देखो भाई ये मुझे बोला जा रहा है दैट 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर है दैट एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7। अब देखो जब भी आपको एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट आए ना, तो आप याद रखो एटलीस्ट का मतलब हो जाता है, एटलीस्ट 1 का मतलब हो जाता है टोटल
माइनस नन। आपके लिए नन निकालना इजी रहता है रेदर देन एटलीस्ट वन। ठीक है, तो मतलब आप टोटल निकालोगे पहले, उसमें से वो नंबर्स माइनस कर दोगे जिसमें एक भी 7 नहीं है। अब देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है, मैं पहले टोटल की बात कर लूं, टोटल कितने डिजिट्स बन सकते हैं। 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है सच दैट एटलीस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो यहां पर कितने नंबर्स हो सकते हैं भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 10 ऐसे तरीके हैं जिससे ये भर सकता है, बट यहां पर केवल 9 तरीके होंगे। क्यों 9 तरीके होंगे भाई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 0 जो है वो फर्स्ट डिजिट में नहीं आ सकता, अगर आया तो ये एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए यहां पर 9। बट यहां पर तो मैं 0 यूज कर सकता हूं, तो यहां पर भी 9 होगा। क्यों 9 होगा, कि यहां पर 0 तो यूज नहीं कर सकता, मान लो 1 यूज कर लिया, तो इसके लिए क्या क्या बचा भाई, 0 बचा, 2 बचा, 3 4 5 6 7 8 9, ये सब ऑप्शंस बच गए, तो इसके लिए भी 9 बचेंगे एंड लास्ट वाले के लिए 8 बचेंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू ओके, डिजिट्स जो है वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है सॉरी, तो यहां पर आएगा 10, टोटल 10 डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, ये हम लोगों को गिवन है। तो 10 इंटू 10 यानी कि 900। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है ना कि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं या नहीं, तो ऐसे केसेस में आप ये चीज अज्यूम करके चलोगे दैट डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो नन का केस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नन के केस के लिए जहां पर 7 जो है वो आ ही नहीं रहा है, तो 3 आप ये पकड़ो। अब देखो यहां पर क्या क्या नंबर आ सकता है, 0 तो आ नहीं सकता, एलसीए 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लाना है, 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 तरीके हैं, है कि नहीं। अब यहां पर क्या क्या आ सकता है, यहां पर तो 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ सकता है, 8 एंड 9 आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 9 तरीके हैं। एंड सिमिलरली यहां पर भी आप काउंट करोगे तो 9 तरीके आ जाएंगे। तो ये कितना हुआ भाई, ये हो गया आपका 648। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 के केस में टोटल कितना था भाई, टोटल 900 था, एंड बिल्कुल भी 7 कितनों में नहीं आ रहा है, 648 में। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 252 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें या तो एक 7 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। एटलीस्ट 1 का ये मतलब है दैट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटेटिव वर्ड्स वाला है, रिपीटेटिव डिजिट्स वाला है, आप समझ लो। ओके, अब इसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना था, इन टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड MAA। देखो भाई MAA के लेटर्स को आपस में घुमा फिरा के आप कितने लेटर्स बना सकते हो, आप MAA बना सकते हो, है कि नहीं, आप AMA बना सकते हो, है कि नहीं, आप बना सकते हो AAM। ठीक है, इसके बाद आप अगर इसको और भी ज़्यादा घुमाने की कोशिश करो तो आप क्या क्या और बना सकते हो, इसमें आप बना सकते हो MAA। ठीक है, MAA के बाद आप AMA बना सकते हो एंड आप AAM बना सकते हो। अब आप मुझसे ये बोलोगे दैट सर आपने तो यहां पर MAA ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहां पर भी आपने MAA ऑलरेडी 2 बार लिख दिया, इसके अलावा आप ये भी कहोगे दैट यहां पर आपने AAM लिखा हुआ है, सिमिलरली आपने यहां पर भी AAM लिखा हुआ है एंड यहां पर भी आपने AMA को 2 बार लिखा है। तो मैं आपसे अगर कहूं दैट ये जो है एक्चुअली डिफरेंट है, तो आप क्या कहोगे, डिफरेंट इस वे में है दैट AMA जो लिखा हुआ है ना, इसमें मैंने इस वाले A को इधर घुमा दिया एंड इस वाले A को इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये AMA हो गया। भाई बात को समझे कि नहीं समझे, जो इधर A था उसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया एंड राइट हैंड साइड वाले A को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो मेरा ये वर्ड बन गया। अब आप मुझसे ये पूछोगे भाई क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों लेटर तो सेम ही है, ये दोनों वर्ड्स तो सेम है एंड इन दोनों का मतलब जो है वो भी सेम बन रहा है, राइट। तो यस, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था दैट एक्चुअल में हम लोग जो रिपीटेटिव डिजिट्स वाले में फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो हम लोगों को ये केस दे देता है, राइट। अब देखो ये हमारा टोटल केस बना कि MAA को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। कितना आया भाई, 6 आया, बट इसमें एक्चुअल कितने हैं, 1 2 3, केवल 3 ही एक्चुअल है, ये 3 तो रिपीटेटिव हैं, भले ही A आगे का पीछे पीछे का आगे है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये हमारा परम्यूटेशन हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है परम्यूटेशन में, सॉरी ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपका
ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा है। याद है, अमित अमर को सेलेक्ट करूं या अमर अमित को सेलेक्ट करूं, बात तो सारा बराबर ही है, अमर एंड अमित ही सेलेक्ट होंगे। तो उसी तरीके से मीनिंगफुल वर्ड एक्चुअल में डिफरेंट कितने वर्ड्स हैं, MAA, AMA एंड AAM, है कि नहीं। तो मेरा आंसर जो है वो 6 नहीं होगा, मेरा आंसर होगा 3, है कि नहीं। आप समझे कि नहीं समझे बात को। बट यहां पर तो केवल 3 लेटर्स थे तो मैंने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन में मान लो भाई मेरे पास मैथमेटिक्स दिया है, इसमें अगर मैं अरेंजमेंट्स बनाता फिरूं तब तो हो गया मेरा कम से कम 15-20 मिनट्स बर्बाद हो जाएंगे एग्जाम में। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके डिजिट्स रिपीट हो रहे हो ना, तो भाई MAA में कितने डिजिट्स हैं भाई, 1 2 3। इसको आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 3 वे में। इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हो, जो लेटर इधर आ चुका है वो लेटर जो है वो इधर नहीं आएगा, 2 वे में। इसको आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 1 वे में। तो क्या आप ये नहीं देख रहे दैट ये 1 × 3 × 3 1 × 2 × 3 ये आपका हो गया 3 फैक्टोरियल, हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ये दैट पीछे से लेकर के अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे थे ना, अल्टीमेटली वो फैक्टोरियल ही लिखे थे, जिसमें आपका रिपीटिशन अलाउड नहीं था। जैसे कि अगर मैं आपको पीछे करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये जीरो वाले केस को हटा दो, जीरो वाला केस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, एक डिफरेंट केस बन जाता है। अगर मैं जीरो वाले केस की बात हटा दूं तो आप देख पाओगे दैट ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना हमारे परम्यूटेशन की तरीके से बनते चले जा रहे थे। अगर मैं कोई एक डिफरेंट कंडीशन नहीं डालता हूं ना तो आपका परम्यूटेशन का क्वेश्चन जो है वो बनता चला जा रहा था। ठीक है, यहां पर भी देख रहे हो 2 and 1 छोड़ दिया जाए तो 3 4 5 जो है वो एग्जैक्टली हमारा परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ये चीज समझनी है दैट यहां पर जो मेरा नंबर है, अगर मेरे को कोई एडिशनल नंबर्स वाला केस नहीं है, ये केवल अल्फाबेट वाला केस है। नंबर वाले केस में जनरली आपका परम्यूटेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि या तो वहां इवन नंबर का वो आ जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है, ऑड नंबर का, मतलब मुझे फ्रीली मैं नंबर्स को यूज नहीं कर सकता हूं। जैसे आप देख रहे हो ना, यहां पर मैंने फ्रीली यूज किया, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। वो फ्री चीज, फ्री स्टेट मुझे नंबर्स के केस में नहीं मिलता। या तो मुझे कहीं ना कहीं अड़चन आने लगेगी दैट भाई 0 आप यहां यूज नहीं कर सकते, या तो कुछ मुझे कंडीशन दे दी गई जाएगी दैट भाई नंबर जो है वो 5000 से बड़ा होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन होने की वजह से मैं परम्यूटेशन यूज नहीं कर पाता हूं। बट कॉन्सेप्ट वही है कि नहीं। परम्यूटेशन कुछ भी नहीं है, आपके नंबर्स को काउंट करने का एक स्पेशल तरीके से उसको फॉर्मूला दे दिया गया है। तो 3 फैक्टोरियल वेज है, बट इसमें a जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो। तो आपका ऊपर क्या बन जाएगा, 3 × 2 × 1 एंड नीचे क्या बन जाएगा, 2 × 1। तो भाई 2 × 1 2 × 1 कैंसिल हो गया, आंसर आपका 3 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है भाई, आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होगे, ये कॉन्सेप्ट समझे होगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स है, इसको मुझे कितने तरीकों से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं। अगेन आप इसको बहुत सारे तरीकों से अरेंज कर सकते हो। कितने तरीके हो सकते हैं भाई, अब क्योंकि अगेन ये हमारा लेटर है, नंबर्स नहीं है, लेटर में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती है, हम लोग इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो इसमें कितने लेटर्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं, फिल करना है। इसको मैं 11 तरीके से फिल कर सकता हूं, इसको 10, इसको 9, इसको 8, इसी तरीके से इसको 1। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये अल्टीमेटली क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका 11 फैक्टोरियल। हो गया कि नहीं हो गया। डिवाइडेड बाय जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको आप यहां से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, नॉट सब्ट्रैक्ट। तो देखो यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो a जो है वो आ रहा है आपका 2 बार, तो 2 बार तो a आ रहा है, तो मैं 2 से तो पहले डिवाइड कर दूंगा, 2 फैक्टोरियल से। इसके बाद आपका और भी कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या, तो यस, m जो है वो 2 बार अगेन आ रहा है, m जो है वो भी 2 बार आ रहा है, तो आप इसको अगेन से 2 लिखो। एंड इसके बाद आप और सर्च करोगे तो दैट क्या कोई और लेटर रिपीट हो रहा है, तो यस, टी भी जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है, तो यहां पर भी आप 2 फैक्टोरियल को मेंशन करोगे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कई बार हम लोग को एग्जाम में सॉल्व करके भी आंसर्स जो है वो टिक करने होते हैं, बट जनरली आपका फैक्टोरियल वे में ये तरीका आपका बनता है। ठीक है भाई, आई होप आपको रिपीटेटिव लेटर वाला जो नंबर है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ गया। अगर नंबर रिपीट वाले नहीं होते तो मेरा आंसर केवल और केवल 11 फैक्टोरियल होता, बट क्योंकि लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं इसलिए मेरा डिवाइड करना जरूरी बन जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, क्वेश्चन ये है हमारा दैट अब आप जो अल्फाबेट के साथ कर रहे थे वो आप नंबर्स के साथ कैसे कर सकते हो। अब देखो यहां पर मुझे क्लियरली ये चीज बोली गई है दैट कितने पॉजिटिव इंटीजर्स में फॉर्म कर सकता हूं बाय यूजिंग दीज डिजिट्स 3 4 4
5, 6, 6 एंड 7 एंड वो जो नंबर होना चाहिए ना वो 6000 से बड़ा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप ये चीज देखोगे दैट 6 से बड़ा जो है वो तभी नंबर होगा जब उसके स्टार्टिंग में 6 आ जाए या तो 7 आ जाए। तो यहां पर आप दो केस फाइंड आउट करोगे। केस 1 आपके कितने डिजिट्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये 6000 को थोड़ा सा चेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 6, ये आपको इतने नंबर से बड़ा, क्योंकि अगर ये 4 डिजिट होगा तो ऑब्वियसली मेरा 7 डिजिट नंबर तो हमेशा ही उससे बड़ा होगा, चाहे मैं स्टार्टिंग में 3 रखूं 4 रखूं कुछ भी रखूं। तो ये क्वेश्चन में जरा सा आपको करेक्शन करना है। ठीक है, नंबर एंड वी वांट द नंबर टू एक्सीड दिस नंबर। अब केस 1 में मैंने यहां पर 6 को फिक्स कर दिया, मतलब एक 6 को मैंने एग्जैक्टली फिक्स कर दिया यहां पर, तो एक 6 मेरा कट गया। अब यहां पर मैं क्या क्या डाल सकता हूं, यहां पर मेरे पास है पॉसिबिलिटी 3 के डालने की, 4 के डालने की, 4 के डालने की, 5 के डालने की, 6 के डालने की एंड 7 के डालने की, राइट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पर मैं 6 तरीके से डाल सकता हूं। सिमिलरली यहां पे 5 तरीके, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1 एंड यहां पर कितना, क्योंकि मैंने 6 को फिक्स कर दिया तो तरीका तो एक ही हुआ। तो ये हो गया आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं आप देख रहे हो ना, यहां पर 4 डालू या 4 डालू, मतलब ये 4 डालू या ये 4 डालू, कोई सेंस तो इस बात की कोई सेंस है क्या कि मैं यहां पर ऊपर वाला 4 डालू या नीचे वाला 4 डालू? ऑब्वियसली 4 तो 4 होता है कि नहीं? तो इसलिए जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आप उससे उनको डिवाइड करोगे। तो कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, पहले केस में केवल और केवल 4 रिपीट हो रहा है, तो यहां पर मैं केवल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका आ जाएगा आंसर जो है वो यहां से 360 आ जाएगा। अब देखो सेकंड केस, देखो भाई सेकंड केस में मैं फर्स्ट जो हमारा प्लेस है वहां पर 7 को फिक्स करता हूं इस बार। केस 2, आप चाहो तो फर्स्ट केस में 6,7 दे करके भी डाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट आप इस वाले मेथड को फॉलो करो। यहां पर भी अगेन 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके, बट मैंने 7 को यहां पर फिक्स कर दिया तो तरीका तो एक ही है, 7 को मैंने फिक्स कर दिया। सिमिलरली यहां पर भी सेम आपका बनेगा 6 फैक्टोरियल, बट इस बार जो डिवाइड होगा ना, अब क्योंकि मैंने यहां पर देखो क्या किया, मैंने 7 को फिक्स किया है, ठीक है, तो क्या क्या रिपीट हो रहा है, 6 2 बार रिपीट हो रहा है एंड 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार 4 के लिए एंड 2 बार 6 के लिए, तो ये आप जब सॉल्व करोगे आपका आएगा 180। तो टोटल तरीके कितने हैं भाई, टोटल तरीके हैं आपके 360 प्लस 180, दैट कम्स आउट टू बी 540 वेज हैं जिसमें कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को जनरली आप केस बना करके सॉल्व करोगे तभी ये इजीली सॉल्व होगा, एल्स अगर आप फर्स्ट में ही लिख देते ना दैट यहां पर 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, टोटल वेज 2 है एंड आगे जाओगे ना तो आप डिवाइड करते टाइम जो है वो कंफ्यूज करोगे दैट एग्जैक्टली किस नंबर से डिवाइड करूं। अगर 6 लेता हूं तो ऑब्वियसली 7 के लिए वो बस 2 बार डिवाइड होगा, 7 लेता हूं तो एक बार, ऐसा करके आप कंफ्यूज हो जाओगे बेसिकली। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप इसको केस में बना करके सॉल्व करो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स कमिटी। बहुत ही सिंपल है, अब क्योंकि मेरे पास नंबर्स नहीं है, बेस्ट पार्ट है नंबर्स ना होने का दैट मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो इजिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तरीकों से मैं इनको आपस में अरेंज कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय जो नंबर रिपीट हो रहे हैं। 2 बार m आ रहा है, 2 बार t आ रहा है, 2 बार e आ रहा है, यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो मेरा आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ सिमिलर कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब मेरे पास लेट से 4 रेड कलर के डिश हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया 4। ठीक है, 3 येलो कलर के डिशेज हैं, मतलब ये हो गया आपका, आई होप आपको ये दिख रहा होगा 1, ये हो गया आपका सेकंड एंड ये हो गया आपका थर्ड, एंड 2 ग्रीन कलर के डिश हैं। ओके, 2 आपके ग्रीन कलर के डिश हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 1 एंड ये हो गया आपका 2। ओके, अब मुझे बोला गया है कि कितने वेज में मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूं अगर डिश जो है वो ये वाला रेड जो है वो ये वाला रेड जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब सेम है, सेम कलर के डिश। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको बोलूं दैट ये फर्स्ट वाला थोड़ा छोटा है बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे केस में आपके पास टोटल कितने हैं भाई, टोटल आपके 9 है कि नहीं, 4 + 3 + 2 टोटल 9 है, बट 9 के बाद रिपीट कितने हो रहे हैं भाई, 4 बार ये 4 वाला रेड वाला रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है,
तीन बार ये येलो वाला रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, एंड 2 बार ये ग्रीन वाला रिपीट हो रहा है। सेम हम लोगों ने जो पीछे कॉन्सेप्ट किया, बस उसको इसने डिशेस का नाम दे दिया, दैट्स ऑल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1260। कैसे सॉल्व करना है मैंने अभी आपको बताया। इसको आप लिखोगे 987654, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 से 8 कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, 6 कैंसिल कर लो। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो 1260 राइटली आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन द लेटर बी यूज, लाइक लीडर को हम लोग कितने वे में अरेंज कर सकते हैं सो दैट वॉवेल बी ऑलवेज बी टुगेदर। अब देखो ऐसे में ना हम लोगों को नंबर्स में तो खैर कंडीशन पड़ी रही थी, अब हम लोगों को लेटर्स में भी कंडीशन एक डाली गई है दैट वॉवेल जो है वो हमेशा साथ होने चाहिए। अगर मुझे वॉवेल का लफड़ा नहीं होता तो मैं सिंपली क्या कहता, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितनी बार है भाई, ई जो है वो 2 बार है, और तो कोई मैच और तो कोई डबल है नहीं, 2 फैक्टोरियल मेरा सिंपल आंसर हो जाता। बट अब मुझे बोल रहा है ना कि वॉवेल जो है वो एग्जैक्टली एक साथ रहने चाहिए। तो वॉवेल इसमें कौन कौन से हैं, पहला वॉवेल आप ई देखोगे, अगला वॉवेल ए देखोगे, उसके बाद ई, ये 3 वॉवेल जो है वो एक साथ रहने चाहिए। एंड बाकी जो लेटर है ना वो आपस में कैसे भी रह सकते हैं, तो एल डी आर ये जो है वो आपस में कैसे भी रह सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना दैट इन दोनों को साथ में रखना है या फिर इन तीनों को हमेशा एक साथ रखना है, तो ऐसे केस में ना आप इन तीनों को एक यूनिट मान लोगे। मतलब आप मान लोगे ना कि ये तीनों जो है वो ई ए ई नहीं है, ये एक्स है कुछ। तो अब मेरे पास लेटर कौन कौन से हो गए, एक्स एल डी आर, है कि नहीं। इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं भाई, अब क्योंकि ये 4 डिजिट लेटर 4 लेटर डिजिट बन गया है तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया, है कि नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको अब क्योंकि भाई मैंने अज्यूम किया हुआ है ना, तो ये तीनों जो है वो आपस में भी तो 3 फैक्टोरियल वेज में बदल सकते हैं। या तो मैं ई ए ई लिख दूं, या तो मैं ए डबल ई लिख दूं, या तो मैं ए डबल ई, अगेन ये ई को मैंने आगे पीछे लिख दिया, या तो मैं ई ए ई, ऐसे करके भी तो भाई 6 तरीके से लिख सकता हूं। तो इसको भी मैं 3 फैक्टोरियल वेज में लिख सकता हूं। डिवाइडेड बाय, क्योंकि लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, हमारा केवल जो ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया दैट जो जिन तीनों को मुझे एक साथ रखना था, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया दैट वो तीनों जो है वो अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, वो तीनों के तीनों एक ही एंटिटी है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आपको जनरली इस क्वेश्चन में ऐसे आगे बढ़ना होता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोगों का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि है सर्कुलर अरेंजमेंट। तो भाई अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लो, सर्कुलर अरेंजमेंट। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, अभी तक हम लोगों ने ये समझा था दैट कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी नंबर है, नंबर तो छोड़ ही दो बिकॉज ऑब्वियसली सर्कुलर अरेंजमेंट में नंबर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम लोगों ने ये समझा था दैट कोई भी पर्सन को हम लोग जब बिठाते थे तो वो एक लीनियर अरेंजमेंट में वो पर्सन बैठते थे। ओके, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में या फिर स्ट्रेट रो में, राइट। अभी तक हम लोगों ने ये समझा, बट एक और पॉसिबिलिटी ये भी हमारे पास निकल करके आ सकती है दैट एक राउंडेड टेबल है, ये एक राउंड टेबल है एंड इसमें अब पर्सन को जो है वो बैठना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पर्सन है एंड इसमें पर्सन को 6 लोगों को बेसिकली राउंड टेबल में बैठना है। अब यू मस्ट बी थिंकिंग दैट भाई क्या डिफरेंस पड़ेगा इसमें। अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 6 तरीके से पर्सन बैठ सकता है, तो इसके कितने वेज होंगे भाई, 6 फैक्टोरियल वेज होंगे, राइट। ठीक है, बट यहां पर भी तो 6 ही फैक्टोरियल है, एक कोई पर्सन आएगा तो यहां पर बैठेगा, तो आप गलत हो। इसमें एक्चुअली आप 6 - 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल करोगे। मतलब जितने पर्सन होंगे उसमें से आप एक माइनस करोगे एंड उस पर फैक्टोरियल डालोगे। ये होता है आपके सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला। वाई, क्यों हम लोग ये 1 माइनस कर रहे हैं ये समझने की देखो भाई कोशिश करो। अब देखो इनिशियली पहले आप रो वाले पोजीशन को समझने की कोशिश करो, तब आप इजीली समझ पाओगे। ओके, देखो अब देखो अगर पहला कोई एक पर्सन आता है, 6 चेयर है उसके पास, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो यहां पर बैठ सकता है वो, या तो यहां पर, या तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, या तो यहां पर। मतलब उसके पास टोटल 6 तरीके हैं बैठने के। अब कोई दूसरा पर्सन आता है, मान लो ये पर्सन जाकर के यहां पर बैठ जाता है, ये सीट जो है वो ब्लॉक हो गई। अब वो जो दूसरा पर्सन आता है उसके पास तो केवल 5 ही तरीके बचे ना बैठने के लिए, 5 चेयर बचे। सिमिलरली कोई थर्ड पर्सन आता है तो 4 3 2 1, मतलब अल्टीमेटली कितना हो गया भाई, 6 फैक्टोरियल। ये कहानी हो गई। बट अगर हम लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, मान लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 चेयर्स हैं। ओके, अब एक कोई पर्सन आता है, मान लो कि हमारा कोई एक पर्सन आया। ओके, अब वो पर्सन जो है वो आकर के देखता है
दैट भाई मुझे तो 6 चेयर्स दिखाई दे रहे हैं एंड मेरे पास तो टोटल बैठने के लिए जगह अवेलेबल है, वो टोटल 6 अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट पर्सन आएगा मान के चलो कि वो यहां पर बैठा, ठीक है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक चेयर है, राइट हैंड साइड में भी एक चेयर है एंड सामने 3 चेयर है, राइट। मान लो कि वो पर्सन यहां पर नहीं बैठा, वो पर्सन लेट से यहां पर बैठा, अभी भी तो भाई उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लेफ्ट में एक चेयर है, उसके राइट में एक चेयर है एंड सामने 3 चेयर है। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली मान लो कि वो जो पर्सन है वो यहां पर बैठा, अगेन उसके लेफ्ट में एक चेयर है, राइट में एक चेयर है एंड सामने 3 चेयर है। तो इस तरीके से जो पहला पर्सन आ रहा है ना, वो किसी भी चेयर में बैठे कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहां पर जो पर्सन था लीनियर वाले में, अगर वो यहां पर आकर के बैठता है तो उसके राइट में 5 चेयर है बट लेफ्ट में एक भी चेयर नहीं है। यहां बैठता है तो राइट में 4 चेयर है, लेफ्ट में 1 चेयर है। मतलब वो किसी भी पोजीशन में बैठे उसका पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के चेयर चेंज हो रहे हैं, राइट हैंड साइड का चेयर चेंज हो रहा है। बट सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता है, राइट। इसमें पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है, उसके पास केवल और केवल एक ही वे अवेलेबल होता है राउंड सर्कल में बैठने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं दैट ये n-1 एग्जैक्टली होता क्यों है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो एंड फॉर्मूला रिमेंबर रख करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। n-1 वेज होते हैं। तो जो पहला पर्सन आएगा उसके पास केवल एक ही तरीका होगा चेयर पे बैठने का। बट जो दूसरा, एक ही क्यों होगा? क्योंकि वो कहीं पर भी बैठे वो उसके लेफ्ट में भी सेम होगा, राइट में भी एक चेयर खाली होगा एंड सामने 3 चेयर खाली होंगे। तो पहले पर्सन के पास तो केवल और केवल एक ही अवेलेबल तरीका है। मान लो कि भाई ये अगेन सर्कुलर टेबल था, 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहला पर्सन आया, यहां पर ये चेयर में बैठ गया। अब दूसरा जो पर्सन आएगा वो यहां पर इधर एंड इधर 5 जगह पर बैठ सकता है। इस पर्सन के लिए क्यों कंडीशन सेम नहीं होगी? क्योंकि अब देखो मान लो कि वो सेकंड पर्सन इधर बैठता है तो उसके राइट हैंड साइड में एक भी चेयर खाली नहीं है बट लेफ्ट हैंड साइड में एक चेयर खाली है। अगर वो इधर बैठता है तो उसके राइट हैंड साइड में एक चेयर खाली है, लेफ्ट हैंड में एक खाली है एंड सामने केवल 2 चेयर है। मतलब अब जो दूसरा पर्सन आ रहा है ना, वो किसी भी सीट पे बैठे उस एक पर्सन की वजह से उसका पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसके पास बैठने के लिए 5 जगह है। सिमिलरली जो थर्ड पर्सन आएगा उसके लिए 4 जगह होगी, फोर्थ पर्सन आएगा उसके लिए 3 जगह होगी एंड जो फिफ्थ पर्सन आएगा उसके लिए 2 जगह होगी एंड सिक्स्थ पर्सन जो आएगा अगेन उसके लिए 1 जगह होगी। तो देख रहे हो ना भाई, ये पहला पर्सन जो है उसके पास क्योंकि एक ही तरीका है बैठने का चेयर पे, क्योंकि वो कहीं पर भी बैठे उसके लिए सिनेरियो सेम ही रहने वाला है। सामने 3 चेयर खाली, अगल बगल में खाली। तो टोटली क्या ये 5 फैक्टोरियल नहीं हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या ये 5 फैक्टोरियल नहीं है? तो यस, ये 5 फैक्टोरियल है। तो ये तरीका होता है एक सर्कुलर अरेंजमेंट में आप किसी को बिठाते हो, तो इसलिए हम लोग इसको n-1 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो भाई मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं आपको। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी सीटेड अराउंड द टेबल? तो 6 लोग हैं तो 6 पीपल कैसे बैठ सकते हैं भाई? 6-1 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी अभी मैंने दिखाया आपको 5 फैक्टोरियल इज 120। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Find the number of ways in which 5 people A, B, C, D, E can be seated at the round table such that A and B always sit together. A and B हमेशा एक साथ बैठेंगे। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम लोगों को किसी को हमेशा एक साथ बिठाना होता है या फिर ऐड करना होता है, मतलब डालना रहता है, तो उसको हम लोग एक एंटिटी मान लेते हैं। मतलब A, B, C, D, E भले ही 5 लोग हैं बट मैं A एंड B को केवल और केवल एक एंटिटी मान लूंगा, C, D, E को अलग एंटिटी मान लूंगा। तो अब ये लोग कितने हैं भाई? अब ये लोग हैं टोटल 1 2 3 एंड 4। अब ये लोग टोटल 4 लोग हैं। ठीक है, तो अब कितने लोग हैं भाई? यहाँ पर टोटल 4 लोग हैं। भाई बात को समझे कि नहीं समझे आप? अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो ये हम लोगों को समझनी होगी दैट अब क्योंकि हमारा A एंड B एक ही वे है एंड टोटल अब मैंने मान के चला है कि भाई 4 लोग ही हैं, तो 4 लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 4-1 फैक्टोरियल। यानी कि ये 4 लोग जो हैं वो 3 फैक्टोरियल वेज में एक सर्कुलर टेबल में बैठ सकते हैं। बट A एंड B जो है वो आपस में भी अपनी प्लेसेस चेंज करते रहेंगे, तो A एंड B इज 2 फैक्टोरियल। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 2 6 इंटू 2 दैट इज 12।
तो 12 ऐसे तरीके हैं जिसमें ए बी सी डी ई एक सर्कुलर टेबल में कुछ इस तरीके से बैठे सच दैट ए और बी हमेशा एक साथ बैठेंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो सी एंड डी नेवर सिट टुगेदर। अब इसमें एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको सी एंड डी नेवर सिट टुगेदर में के लिए आपको टोटल में से वो माइनस कर देना है जब सी और डी साथ में बैठ रहे हैं, बिकॉज नेवर सिट टुगेदर आप खुद से फाइंड आउट करने जाओगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो भाई टोटल वेज कितने हैं, तो पहला हमारा तो चलो भाई पहला केस तो 12 आ गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है एंड ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, बचे ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, अब देखो टोटल कितने तरीके हैं जिसमें आपके ए बी सी डी ई जो है वो एक साथ बैठ सकते हैं, वो होगा 5, क्योंकि अब मैं 5 अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि अब मेरे को अभी के लिए टोटल निकाल रहा हूं मैं, तो 5 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। ठीक है, सी एंड डी सिट्स टुगेदर, सी एंड डी आपस में साथ साथ कब बैठ रहे हैं भाई, सी एंड डी को मैं एक यूनिट मान लूंगा, बचे कितने भाई ए बी ई, तो 1 2 3 4 टोटल कितने लोग हैं भाई 4, 4 लोग सर्कुलर टेबल में 3 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं एंड एंड ये जो सी एंड डी है वो आपस में भी जगह रिवर्स कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 6 × 2 यानी कि 12। तो सी एंड डी नेवर सिट्स टुगेदर, नेवर सिट्स टुगेदर वो हो जाएगा आपका 24 - 12 सॉरी 24 मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने -12 दैट कम्स आउट टू बी 12। मतलब ये जो डी ऑप्शन है वो मेरा राइट आंसर होगा। भाई बात को समझे कि नहीं समझे, सी एंड डी नेवर सिट टुगेदर अगर मैं अकेले अलग से निकालने जाऊं तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इट्स बेटर कि मैं टोटल निकाल करके एंड सी एंड डी आपस में कब साथ साथ बैठ रहे हैं उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे होगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट in how many ways can 3 men and 3 women be seated around a table such that no men sit together। अब देखो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। इसमें आप क्या चीज समझ सकते हो, इसमें आप ये समझो दैट मेरे पास 3 मेन हैं एंड 3 विमेन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूं, ये एक सर्कुलर टेबल है, टोटल 6 लोग हैं, ये एक सर्कुलर टेबल है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मुझे 3 मेन एंड 3 विमेन को बिठाना है कुछ इस तरीके से सच दैट नो 2 men सिट टुगेदर, 2 आदमी एक साथ कभी नहीं बैठने चाहिए। तो ये चीज कब पॉसिबल हो पाएगी भाई, ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपके जो मैन है ना वो ऑल्टरनेट बैठे, मतलब एक विमेन एक मैन, एक विमेन एक मैन। तो आप ये कर सकते हो दैट मैन विमेन मैन विमेन एंड मैन एंड विमेन, यही एक पॉसिबिलिटी है जिसमें कि 3 मेन एंड 3 विमेन जो हैं वो आपस में बैठेंगे और 2 मेन कभी भी एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। राइट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई। तो चलो अब देखते हैं टोटल कितने वेज हो सकते हैं। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर चीज को मीट करने के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा दैट विमेन जो है भाई, आप विमेन जो है वो पहले अपनी अपनी सीट्स ऑक्यूपाई करो सो दैट मेन एक साथ, मेन को मैं बैठने बोल दिया तो हो सकता है कि मेन जो है वो एक दूसरे के बगल में बैठ जाए, इसलिए मैंने विमेन को इंस्ट्रक्शन दिया दैट आप एक एक सीट छोड़ करके आके बैठ जाओ। तो टोटल विमेन कितनी है भाई, 3 विमेन है कि नहीं। तो 3 विमेन एक सर्कुलर टेबल में कितने तरीके से बैठ सकती हैं, तो 3 - 1 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 2 तरीके ऐसे हैं जिस तरीकों से विमेन जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ सकती हैं। ओके, ठीक है भाई, ये तो हमारा एक तरीका हो गया दैट 2 तरीके हैं जिसमें विमेन बैठेंगी। अब जब विमेन बैठ चुकी हैं तब मैं मेंस को बुलाता हूं एंड उनको बोलता हूं भाई अब आप लोग बैठो। टोटल मेन कितने हैं, 3। तो कितने तरीके हैं जिससे 3 आदमी सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ सकते हैं, तो वो होगा आपका 3 फैक्टोरियल। यहां पर आपको समझने वाली बात यह है, मैंने आपको इसलिए फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझाया कि n-1 क्यों होता है ताकि ये क्वेश्चन आप समझ सको। एक्चुअली हो क्या रहा है, विमेन जब बैठने आई तो जब पहली विमेन बैठने आएगी उसके लिए केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि वो किसी भी चेयर पे बैठे उसके लिए पूरा का पूरा जो राउंड टेबल है वो एक ही जैसा दिखेगा, सेम होने वाला है। इसलिए पहले विमेन के पास तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन था, दूसरे विमेन के पास जो था वो 2 ऑप्शन थे एंड तीसरे विमेन के पास अगेन से केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा, तो इसलिए वो 3 - 1 फैक्टोरियल हो गया। अब भाई जो मेरा राउंड टेबल है ना वो खाली नहीं है,
उसमें विमेन बैठ चुकी है। तो अब अगर एक मैन आकर के बैठेगा ना, उसके लिए एक सीट में बैठने का मतलब अलग होगा एंड दूसरे सीट में बैठने का मतलब अलग होगा। अगर वो किसी एक सीट पर बैठता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी लेडी होगी, राइट हैंड साइड में दूसरी लेडी होगी, एंड वो दूसरे सीट में बैठता है तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड में कोई एक और नई लेडी होगी एंड राइट हैंड साइड में कोई दूसरी ही लेडी होगी। मतलब उसके लिए हर एक पोजीशन जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर आप 3 - 1 नहीं करोगे, ये एग्जैक्टली 3 फैक्टोरियल ही रहेगा। तो 3 × 2 इज 6 वेज। ठीक है, अब विमेन और मैन दोनों को एक साथ बैठाना है तो 2 × 6 दैट कम्स आउट टू बी 12 वेज। तो टोटल ऐसे 12 तरीके हैं जिसमें मैन एंड विमेन को मैं कुछ इस तरीके से बैठाऊं सच दैट 2 मैन साथ में कभी ना बैठे। ठीक है, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले नहीं पढ़ा है तो हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप 1-2 बार सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन करोगे ना, जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन की, तब तक यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि आप इजीली चीजों को समझ पाओ। आई अंडरस्टैंड अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, आई कंप्लीटली अग्री, बट समझने के लिए यही तरीका, मैं जितना ईजी हो सके उतना इजी करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको समझ में आ गया तब तो वेल एंड गुड है, आप आगे बढ़ सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स आर पुट इन रॉन्ग एनवेलप। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको डी अरेंजमेंट का एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ठीक है, डी अरेंजमेंट बेसिकली क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, ये अरेंजमेंट का एक एरर होता है। मतलब कि डी अरेंजमेंट, ओके। अब ये जनरली क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लेटर हैं 1 2 3 एंड 3 एनवेलप है 1 2 3। अब मैंने कुछ इस तरीके से इन लेटर्स को एनवेलप में डाला है दैट हम लोगों को डालना कैसे था, दैट 1 1 में जाना चाहिए था, 2 2 में एंड 3 3 में, राइट। बट डी अरेंजमेंट हुआ है, मतलब चीजें गलत तरीके से हुई हैं। तो 1 जो है वो या तो 2 में चला जाए या तो 1 जो है वो 3 में चला जाए। ठीक है, सिमिलरली 2 या तो 1 में चला जाए या तो 3 में चला जाए, बट 2 2 में नहीं जाएगा, मतलब राइट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली 3 या तो 1 में चले जाए या तो 2 में चले जाए। ठीक है, तो ये हमारा डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब आपको पता रखना है, पता करना है दैट कितने कैसे इतने कौन से तरीके हैं जिसमें आपका जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, डन। तो चलो भाई देख लेते हैं इसको। हम लोगों को करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। प्रूफ हमला हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे लाइक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, बट आप अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है, दैट इफ n items are arranged in a row, then the number of ways in which they can be de-arranged so that none of them occupies the place assigned to is। मतलब टोटल हमारे पास लेट्स से n, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको कि n जगह पर असाइन करना है। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हों अगर n जगह पर असाइन करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1 बाय -1 की पावर n 1 बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, ये माइनस प्लस साइन जो है वो ऑल्टरनेटिवली रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर हमारे n ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोगों को n जगह पर प्लेस करना है, तो ये फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से आप ये चीज पता लगा पाओगे दैट कितने गलत तरीकों से वो चीज जो है वो हो सकती है। ठीक है, अब देखो एक और हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है दैट अगर क्या हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो n ऑब्जेक्ट है, बट उसमें से r ऑब्जेक्ट्स जो है ना, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बट r ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो राइट प्लेस पर हैं। ठीक है, मतलब बोला गया दैट 3 एनवेलप थे, ठीक है, एंड 3 लेटर्स थे। मैंने इनको कुछ इस तरीके से डाला है दैट एक जो हमारा लेटर है वो सही जगह चला गया, बाकी 2 गलत जगह गए हैं। जो 2 वाला है ना वो 2 में चला गया, बट बाकी 2 जो है वो गलत जगह गए हैं। ठीक है, तो अगर हमारा R आइटम राइट जगह पर पहुंच गया है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आपको इसको सिंपली R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। मतलब आपका फॉर्मूला अब बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। ठीक है, एंड बाकी सब चीज सेम रहेगी। 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे माइनस आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, यहां पे भी आप माइनस करो इसको, ऑल्टरनेट प्लस माइनस डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर n माइनस r 1 बाय
n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है जब आपके आर जगह को आर ऑब्जेक्ट्स को राइट प्लेस पर रखना है। ठीक है भाई, तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को कुछ ऐसा बोला नहीं है दैट कितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो राइट प्लेस पर रखने हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अगर मैं फॉर्मूला सिंपली पुट करूं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, है कि नहीं। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बाहर में कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 एंड अंदर क्या आ जाएगा 1 - 1 प्लस 1/2 माइनस 1/6। 1 तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा 6 एंड अंदर क्या बचेगा 3 - 1 यानी कि 6 × 2/6 यानी कि टोटल 2 आंसर्स है। ठीक है, मतलब दो ऐसे तरीके हैं जिसमें कि आपके जो सारे के सारे एनवेलप है ना वो गलत तरीके से गलत जगह पर जो है वो चले जाएं। ठीक है, आप चाहो तो इसको विजुअलाइज करके भी देख सकते हो। मतलब आप टोटल 3 लेटर्स बनाओ, 3 एनवेलप बनाओ एंड 1 को 2 में डालो, 1 को 3 में डालो। इस तरीके से आप ट्राई भी करोगे तो टोटल 2 ही ऐसे तरीके होंगे जिसमें कि रॉन्ग जो है वो चीजें जा रही है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है दैट अ क्लास टीचर हैड the टेक्स्ट बुक्स टू बी couriered to 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, एट डिफरेंट एड्रेसेस बट ही और शी पोस्टेड समवन else's बुक्स टू ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज ही और शी कुड हैव मेड दिस एरर। मतलब कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें 5 बुक्स को 5 गलत लोगों के साथ मैंने भेज दिया। ओके, तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको डी अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। टोटल n की वैल्यू जो है वो अब 5 है। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था 1 माइनस दिस थिंग। ठीक है, तो आप इसको सिंपली जब अरेंज करोगे तो ये आप कैसे करोगे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एंड फॉर्मूला क्या है 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो ये जो 1 1 है वो तो कैंसिल ही हो गया भाई एंड 5 फैक्टोरियल होता है 120 एंड आपके ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 माइनस 1/120। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 120 × 44/120 दैट कम्स आउट टू बी 44। तो 44 इतने तरीके हैं जिसमें जो हमारे क्लास टीचर हैं उसने 5 बुक्स को टेक्स्ट बुक्स को गलत एड्रेस पे जो है वो सेंड किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देयर आर 4 balls ऑफ डिफरेंट कलर एंड 4 boxes ऑफ कलर सेम एज दैट ऑफ द बॉल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पुट 1 ball इन ईच बॉक्स सो दैट ओनली 2 balls आर इन बॉक्सेस विद रिस्पेक्ट टू देयर कलर्स। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है ना दैट जो 2 बॉल्स हैं, टोटल तो मेरे पास 4 बॉल्स हैं एंड 4 बॉक्सेस हैं, बट उन 4 बॉल्स में से 2 बॉल्स जो हैं वो अपने रेस्पेक्टिवली राइट प्लेसेस पे रहेंगे, बाकी के बॉल्स जो हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। तो सेम मेरा जो फॉर्मूला है वो एज इट इज हम लोगों को लगाना है। ठीक है, एंड बस मुझे 2 से डिवाइड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लगा सकते हो, इसको आप इजिली यूज कर सकते हो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 क्यों, क्योंकि टोटल 2 बॉल को मुझे उनके रेस्पेक्टिव राइट प्लेसेस पर रखना है। ठीक है, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने देखो फॉर्मूले में क्या क्या बताया था आपको, टोटल n माइनस आर फैक्टोरियल तक चीजें जाती हैं। ठीक है, तो n यहां पर 4 है, r यहां पर 2 है, तो 4 माइनस 2 यानी कि ये टोटल 2 फैक्टोरियल तक ही जाएगा। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 1 - 1 प्लस 1/2 अल्टीमेटली 6 × 4 3 12 × 1/2, क्योंकि ये 1 1 तो कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 6। तो 6 ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा इसका। 6 ऐसे तरीके हैं जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो दैट जो बॉक्सेस हैं, बॉल्स जो हैं वो अपने रेस्पेक्टिव राइट बॉक्सेस में जा रही हैं, बस 2 बॉल्स हैं जो कि गलत बॉक्सेस में गए हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। कमिटी का मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब जैसे कि आपके क्लास में लेट्स अज्यूम 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है भाई, लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हैं।
ठीक है। अब 40 स्टूडेंट में से हमारे टीचर को दो मॉनिटर सेलेक्ट करने हैं लेट्स से, ठीक है, आपकी क्लास में। तो एक बॉय मॉनिटर होना चाहिए, एक गर्ल मॉनिटर होना चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली उसको 2 स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब देखो 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करके अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो दैट टीचर को 2 स्टूडेंट्स की कमिटी बनानी है। कमिटी मतलब एक ग्रुप बनाना है, ओके, 2 अलग अलग स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये तरीके, कितने तरीके हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज जैसा मैंने बताया था अमर एंड अमित वाला जो केस है, लेट से एक मॉनिटर अमर है और एक है अमृता, ठीक है। अब हमारे जो क्लास टीचर है वो अमर अमृता को सेलेक्ट करे या फिर अमृता अमर को सेलेक्ट करे, बात तो बराबर ही है ना भाई, है कि नहीं, यही दोनों अल्टीमेटली सेलेक्ट होंगे। तो इसमें जनरली आपके कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक नहीं देखा, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए वो बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड से ही सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, परम्यूटेशन का भी मैं अकॉर्डिंगली बता देता हूं, NPR का मतलब हो जाता है आपका n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली कॉम्बिनेशन जो कि इस क्वेश्चन में है कमिटी बनाने वाला, NCR का फॉर्मूला हो जाता है आपका n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है भाई। आई होप आपको ये दोनों के दोनों जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए होंगे, ओके भाई। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझते हैं आगे। अब टीचर को 40 में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो आप इसको लिखोगे दैट टोटल 40 स्टूडेंट है बट मुझे सेलेक्ट तो केवल 2 ही करना है। तो आप इसको क्या लिखोगे इस फॉर्मूला से, 40 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 2, 38 कट गया, 220 जा, एंड ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, 780 वेज है। मतलब 780 वेज हैं जिसमें टीचर जो है वो 40 बच्चों में से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर पाए। तो यही हमारा कमिटी का कॉन्सेप्ट होता है, एंड कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये दोनों आई होप आपने फॉर्मूला जो है वो नोट कर लिया होगा। जनरली हम लोग परम्यूटेशन जो है वो नॉर्मल बेसिक जो हमारा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है उसी से कर लेते हैं, एंड कॉम्बिनेशन में जनरली हम लोगों को फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। Question is that from a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. अब 3 men को हम लोगों को रखना ही रखना है। तो देखो भाई ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब एटलीस्ट वाला केस है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब 3 तो होने चाहिए, 3 या तो 3 से ज्यादा, मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली आपको बताना है दैट टोटल 5 ही पर्सन सेलेक्ट करने हैं, 3 मैन होने ही चाहिए। तो या तो 3 मैन 3 मैन प्लस 2 वीमेन सेलेक्ट कर लो, या तो 4 मैन प्लस 1 वीमेन सेलेक्ट कर लो, या तो 5 मैन प्लस 0 वीमेन सेलेक्ट कर दो। भाई यही केसेस बनेंगी ना, है कि नहीं। तो देखो भाई आपको टोटल पहले वाले केस में क्या करना है, टोटल 7 मैन है बट उनमें से आपको केवल 3 सेलेक्ट करना है। एंड आपको ये चीज याद रखनी है दैट एंड में हमेशा मल्टीप्लाई होता है और में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। अब देखो मैन एंड वीमेन दोनों सेलेक्ट करनी है ना आपको, मैन या तो वीमेन नहीं बोला है, तो मैन आप 7 मैन है टोटल यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैन आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय अब वीमेन 6 हैं, 6 में से मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं। या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा और अब हमारा प्लस आएगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ऐसे हो रहा है ना ये, ठीक है। ये तो कंपलसरी है दैट मैन के साथ वीमेन आना ही आना है, बट या तो आपकी कमिटी में ये लोग होंगे या तो अगला जो हम लोग बनाने वाले हैं वो लोग होंगे, दोनों साथ में तो नहीं हो सकते हैं। अब देखो सेकंड केस में मुझे 4 मैन चाहिए, तो 7C4 प्लस 6C1, मतलब 6 वीमेन में से 1 वीमेन चाहिए, प्लस थर्ड केस में 5 मैन 0 वीमेन, तो वीमेन का तो केस ही खत्म हो गया, तो टोटल 7 में से मुझे 5 मैन चाहिए थे, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आप जब इसको सॉल्व करोगे 7 को आप 7 6 5 4 लिख करके 4 4 कैंसिल करोगे एंड 3 फैक्टोरियल को भी 6 से कैंसिल करोगे, तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा, यहां पर आएगा 525 प्लस 210 प्लस 21। तो इन तीनों को प्लस करने से 756 तरीके हैं जिसमें आप 5 पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हो सच दैट उसमें एटलीस्ट 3 मैन हो,
ठीक है भाई, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस जरा सा आपको लॉजिक लगाना था दैट किस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस को लगा सकते हो। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है दैट in how many different ways can the letter of the word leading can be arranged in such a way that the vowels always come together। अब देखो इसमें हम लोगों को जनरली कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली आपके इजीली परम्यूटेशन से ही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला गया है दैट मुझे वॉवेल जो है ना वो हमेशा सेम रखने हैं। तो वॉवेल देखो लीडिंग में कितने हैं भाई, लीडिंग में टोटल LEADING, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे करके आए हैं। लीडिंग में टोटल 7 लेटर्स हैं, है कि नहीं। वॉवेल्स कौन कौन से है भाई इसमें, वॉवेल्स हैं आपके E, A एंड I, टोटल 3 वॉवेल्स हैं। मैंने आपको क्या बताया था दैट जब हम लोगों को तीनों वॉवेल को एक साथ रखना है तो आप इन तीनों को एक ही आइडेंटिटी दोगे, इस तीनों को एक ही लेटर मान के चलोगे। तो अल्टीमेटली मुझे बनाना क्या है, E, A, I, इन तीनों को मैं एक जगह पे रखूंगा एंड बचे हुए लेटर्स को अलग रखूंगा, दैट इज L, N, D, G। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर्स हुए भाई, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनको मैं कितने वे में अरेंज कर सकता हूं, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये तीन आपस में भी तो 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, है कि नहीं। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट कम्स आउट टू बी 720 वेज। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो यहां पर एंड है तो ऑब्वियसली मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्टीमेटली आप ये चीज फाइंड आउट कर रहे हो दैट टोटल 7 कॉन्सोनेंट हैं जिसमें से मुझे 3 ही कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो 7 में से मुझे 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 वॉवेल में से मुझे 2 वॉवेल सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, टोटल 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आप जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 210। बट हम लोगों को टोटल जो है वो आप देख रहे हो ना 3 कॉन्सोनेंट होने हैं एंड 2 वॉवेल होने हैं, मतलब 5 लेटर का वर्ड बनाना है। 1 2 3 4 5, 5 लेटर का वर्ड। तो ये तो हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है वो ये फाइंड आउट किया है दैट कितने वेज हैं जिसमें हम लोग दिए गए बकेट में से हमारा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो सिलेक्शन के बाद टोटल 5 तरीके से हम लोग इसको रीअरेंज भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं। 210 तो वेज हो गए जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो टोटल 5 फैक्टोरियल वेज से। तो 5 फैक्टोरियल वेज से आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, तो इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 210 इंटू 120, दैट कम्स आउट टू बी 25200। ठीक है भाई, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन आर टू बी सेलेक्टेड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन बी सेलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को हम लोगों को सेलेक्ट करना है बट एक लड़का तो होना ही होना चाहिए। तो क्या क्या आप सेलेक्ट कर सकते हो, 1 बॉय 3 गर्ल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, 2 बॉय एंड 2 गर्ल सेलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप 3 बॉय 1 गर्ल सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप 4 के 4 बॉयज सेलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज ऐसा कंडीशन हम लोगों को नहीं गिवन है कि गर्ल आपकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। अब देखो 1 बॉय मुझे सेलेक्ट करना है, टोटल 6 बच्चे हैं, 6 बॉयज हैं, तो 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट करना है ना। तो देखो 1 लड़का सेलेक्ट करना है टोटल 4 में से, ठीक है। 6 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, ओके। तो 6 बॉय में से मुझे 1 लड़का सेलेक्ट करना है मल्टीप्लाइड बाय 4 गर्ल्स में से मुझे 3 सेलेक्ट करना है। या तो मतलब या तो ये ग्रुप आएगा, 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 प्लस 2 बॉयज मतलब 6 में से मुझे 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 गर्ल्स में से मुझे 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। प्लस 6 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करनी है मल्टीप्लाइड बाय 4 में से 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है, प्लस 6 बॉयज में से 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं एंड गर्ल्स तो सेलेक्ट ही नहीं करनी है। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, सोल्यूशन वाला पार्ट में छोड़ दे रहा हूं, वाई, बिकॉज कॉम्बिनेशंस को कैसे आप सॉल्व करते हो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है एंड बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है ये, ठीक है। 24 बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस 90 प्लस 80 प्लस 15 विच विल कम आउट टू बी 20 एंड 9। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, मतलब 209 वेज पॉसिबल हैं जिसमें कि आपके ऐसे कॉम्बिनेशंस को आप सेलेक्ट कर सको, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली आपके डिक्शनरी ऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा फेमस ये कॉन्सेप्ट बनता है डिक्शनरी वाला। डिक्शनरी का ये मतलब है दैट जैसे कि आप डिक्शनरी में अपने वर्ड्स को देखते हो ना, उस वर्ड को आप कैसे अरेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वर्ड दिया है EAR, आप जब इसको डिक्शनरी में डालोगे इन तीनों लेटर्स को, पहला वर्ड क्या बनेगा भाई, पहला वर्ड बनेगा AER, दूसरा वर्ड क्या बनेगा ARE, तीसरा वर्ड क्या बनेगा E पहले आ जाएगा AR, चौथा वर्ड क्या बन जाएगा ERA, पांचवा वर्ड क्या बनेगा RAE एंड सिक्स्थ वर्ड क्या बनेगा REA। बेसिकली आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा होता है, पहले A आएगा, फिर B तो है नहीं हमारे वर्ड में, C नहीं है, D नहीं है, E आ गया एंड बाद में R आ गया। उसके बाद A के बाद, अब क्योंकि मैंने E पहले लिख दिया था तो E को मैं पीछे भेजूंगा एंड R को आगे लेके आऊंगा। सिमिलरली A के वर्ड्स मेरे खत्म हो गए, E के आएंगे, E के बाद A आता है, A के बाद R आएगा। तो इसी तरीके से डिक्शनरी में आपको अरेंज करना हो तो कुछ इस तरीके से आप अरेंज करोगे। ओके, अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक। रैंक क्या होता है? अगर मुझसे बोला जाता ना दैट इस ईयर को मैंने डिक्शनरी में लगाया है तो मेरा ईयर का रैंक क्या होगा। रैंक का मतलब हो जाता है दैट जब मैं इस ईयर के अल्फाबेट्स को डिक्शनरी में लगाऊं तो कौन सा वहां लेटर जो है मेरा ईयर बन करके आएगा। तो आप देख रहे हो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ईयर की रैंक कितनी हो गई भाई? ईयर की रैंक हो गई 3। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो भाई अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दैट इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड CHCJL आर अरेंज्ड इन एन इंग्लिश डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। 50th वर्ड क्या है? तो ऐसी गलती मत करना दैट आप बैठ करके 50 वर्ड जो है वो लिखने लगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप मेंशन करोगे तो बहुत हाई चांसेस है दैट आप एरर कर दोगे एंड ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा, 50 वर्ड्स तक हम लोग जा भी नहीं सकते। देखो भाई, हम लोगों को CHCJL से वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप देखो ना भाई, हमारा पहला वर्ड क्या होगा भाई? सबसे छोटा वर्ड क्या है? C है एंड टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो लेटर्स कितने बच गए? 4 बच गए। यहां पर क्या क्या आ सकता है? HCJL यानी कि 4 3 2 1, टोटल यहां पे 4 लेटर्स आ सकते हैं, यहां पर 3 लेटर्स आ सकते हैं, यहां पर 2 लेटर्स, यहां पे 1 लेटर। मतलब 4 फैक्टोरियल वेज में आपके C से लेटर बनेंगे। 4 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 24 लेटर्स बनेंगे। सिमिलरली जब आपका ये C वाला जो है वो खत्म हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हो आगे? तब आप आगे सिंपली दूसरे वाले C की तरफ जाओगे, ठीक है, H की तरफ जाओगे। C का तो हम लोगों ने फिनिश कर दिया, दूसरे C से कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है, तो दोनों C को आगे पीछे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, अब H से लिखोगे आप, तो H को आप फिक्स करोगे तो आपके पास अभी भी 4 ऑप्शन है। तो कितने वेज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं, बट यहां पर आपको 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों यहां पर 2 से डिवाइड करना होगा? क्योंकि अब जब आप इस वे में जा रहे हो ना तो अब आपके पास 2 C है। पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले जस्ट बैक स्टेज में हम लोगों ने एक C को फिक्स कर दिया था, तो ये पोजीशन हमारे लिए नेग्लिजिबल हो जाती है। जब आप किसी एक पर्सन को या फिर एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हो ना तो वो रिपीट हो भी रही हो अंदर, तो वो पर्टिकुलर जिसको हमने फिक्स किया होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो H से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं भाई? 12 वर्ड्स हैं। अब H के बाद क्या लेटर बचा भाई? J बचा। J के बाद अगेन 4 लेटर्स वर्ड कितने बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मैंने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 2 C है यहां पर। ओके, तो ये भी अगेन 12 होगा। कितना हुआ भाई? 24 34 44 एंड 46 एंड 48, टोटल 48 वर्ड्स हो गए। तो 49th वर्ड जो होगा वो L से बनेगा। एंड कौन सा वर्ड बनेगा? L। अब सबसे छोटा लेटर है 2 बार C, H एंड J, ये आपका हो जाएगा 49th वर्ड। एंड 50th वर्ड हो जाएगा LCCJH। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, HJ के बाद JH जो है वो डिक्शनरी में आता है, ठीक है। तो आपका जो 50th वर्ड होगा वो LCCJH, जो आपका C ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है भाई। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रचित, RACHIT, ठीक है। इसका मुझे पता करना है। देखो अब मुझे रचित पता करना है दैट कौन से वे नंबर पे आएगा। तो काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें जो पहला वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? A से स्टार्ट होगा। A कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं। एक मैंने फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये कितने वेज में हो सकते हैं भाई? 1 2 3 4 5, ओके। तो 5 फैक्टोरियल वेज में ये जो है वो जा सकता है, ठीक है। 1 2 3
4 5, मतलब यहाँ पर आपके 5 लेटर्स आ सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो टोटल 5 फैक्टोरियल। क्या कोई लेटर रिपीट कर रहा है? ये देखो भाई, आर रिपीट नहीं कर रहा है, ए दोबारा नहीं है, सी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, टी नहीं है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 5 फैक्टोरियल होता है आपका 20, 3 60 एंड 120। 5 फैक्टोरियल इज 120। अब ए के बाद नेक्स्ट लेटर जो आपके डिक्शनरी में आ जाएगी वो आ जाएगा सी, है कि नहीं? आप देखो ना इधर, ए सी एच आई आर टी, इस तरीके से आपका डिक्शनरी चलेगा। हम लोगों को आर तक पहुंचना है। तो देखो सी के भी अगेन सेम केसेस बनेंगे, 5 फैक्टोरियल दैट विल कम आउट टू बी 120, है कि नहीं? सी के बाद एच के भी सेम 5 केस बनेंगे, टोटल 5 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हो 120। अगेन आई के भी आपके टोटल 5 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे, दैट विल बी 120। अभी तक कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 2 4 6 8, यानी कि 480 हो चुके हैं। तो 480 से नीचे वाले तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अगला वर्ड क्या होगा भाई? आर बनेगा। आर के बाद सबसे छोटा वर्ड क्या है भाई? ए है। ए के बाद सबसे छोटा सी है, सी के बाद सबसे छोटा एच है, एच के बाद कौन सा हुआ? एच आई एंड टी। इन दोनों में एक बार मैं रिवाइज कर, मतलब एक बार फिर से देख लेता हूं, ए सी एच आई टी, ठीक है। तो ये जो है ना वो अगला वर्ड हो जाएगा, मतलब आपका 480 तो यहां से आ रहा था, एंड ये अगला वर्ड जो है वो 481th वर्ड जो है वो सेम वर्ड बन गया जो कि मेरा क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरीके से मैंने रैंक ऑफ रेचिट निकाल लिया, दैट इज 481। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है भाई, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, एज सच बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन रैंकिंग से भी नहीं बनते हैं। चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मॉडेस्टी। काफी ज्यादा सिंपल वर्ड है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इसको अल्फाबेटिकल अरेंज कर लेता हूं। तो देखो, सबसे पहले इसमें आएगा डी एंड देन ई, मतलब डी ई ओ एम ओ एस टी वाई, एस टी वाई। तो ये पहला वर्ड हो गया। तो डी से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फैक्टोरियल वेज हैं, एंड 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 इंटू 3 इज 360, 720। तो 6 फैक्टोरियल इज 720। डी के बाद आप ई से स्टार्ट करोगे वर्ड 1 2 3 4 5 6, अगेन वो भी 6 फैक्टोरियल होगा, दैट विल बी 720। ई के बाद आप एम से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब देखो, एम वाले लेटर मुझे चाहिए। एम के बाद आप क्या करोगे? एम के बाद आप देखोगे दैट कौन सा लेटर आ रहा है, तो भाई एम के बाद आप डी लगाओगे, डी। बट क्या हमारा ये बना डी से? नहीं बना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट विल बी समथिंग अराउंड 60 120, है कि नहीं? ठीक है भाई, ओके। मैंने इसको क्यों ऐसे लिख दिया? क्योंकि डी से मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो डी अगर आ गया तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एम के बाद मुझे ओ चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डी के बाद एम, डी के बाद क्या आएगा? एम डी के बाद आपका एम एंड डी से मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो डी के बाद क्या आ जाएगा भाई? डी के बाद आपका ई आएगा। तो क्या मुझे ई में इंटरेस्ट है? तो नहीं, अगेन मेरा ई में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी आपका 5 फैक्टोरियल दैट विल कम आउट टू बी 120 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ई के बाद क्या आ जाएगा भाई? ओ आएगा। तो मुझे क्या ओ में इंटरेस्ट है? यस, मुझे ओ में इंटरेस्ट है। ओ के बाद क्या आएगा भाई? ओ के बाद डी आएगा, क्योंकि ओ मैंने ले लिया, अब सबसे छोटा डी है। डी के बाद अगला आएगा ई, है कि नहीं? एम ओ डी ई कोई डिक्शनरी में, एंड एस टी वाई। अगला वर्ड जो है वो मॉडेस्टी ही आ जाएगा। आप जब देखोगे ना तो ये सब जो है वो एक तरीके से इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो ये अगला हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास क्या हो गया भाई? 720 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 120 इंटू 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली आ गया 18, ये इसका सम आ गया 1680, एंड ये 1 जो है उसमें ऐड होकर के 1681 आपका टोटल जो है वो सी में, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलो भाई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने मोर और लेस काफी सारे लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है। आई होप आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा, एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने के बाद अब आप समझ रहे होगे दैट कैसे एग्जैक्टली आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।